हम लोग जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो भगवान धन्वंतरी को नमस्कार करते हुए सबसे पहले हम गर्भस्राव और गर्भपात की बात करते हैं। तो गर्भस्राव क्या है और गर्भपात क्या है? हमारे शास्त्रों में गर्भ व्यापत का वर्णन आया है और गर्भ व्यापत में सबसे पहले उन्होंने गर्भस्राव और गर्भपात की बात बताई है। उसके बाद उन्होंने नागोदर, उपशुष्क जो कंडीशंस है उसके बारे में, लीन गर्भ काफी बताया है जो IUGR वगैरह से हम काम को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने गर्भस्राव गर्भपात बताया। तो गर्भ को हम सभी जानते हैं कि गर्भ के बनने के लिए, जैसे मैडम अभी शुरुआत कर ही रही थी कि हमारे यहाँ प्री कंसेप्शनल और प्री कंसेप्शनल से पहले अगर हम थोड़ा और पहले जाएंगे तो हमारे यहाँ नारी की अवस्थाओं की भी बात की गई है। नारी की अवस्थाओं की बात की गई है। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा तु रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अत ऊर्ध्वरजस्वला। मतलब कि हम रजस्वला तो हमारी जो स्त्री हो रही है या कन्या हो रही है, उससे पूर्व ही उन्होंने हर अवस्था में कन्या का कैसे ख्याल किया जाए, कैसे उसके हेल्थ स्टेटस को देखा जाए, कैसे उसको न्यूट्रिशन दिया जाए, उसकी बात की है। और उसके पश्चात उसके कब उसको जो है विवाह संस्कार के उपयोग होता है, कब उसको विवाह संस्कार के वो योग्य होती है, और किस तरह से अतुल्य गोत्रीय अष्टपिंड कितना उन्होंने डिटेल बताया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हम जो है वो हम उसकी बात करते हैं कि हाँ कैसे हमारा जो है गर्भ, तो गर्भ की सिंपल सी परिभाषा जो हमारे शास्त्र में आई है, जो हम सभी जानते हैं, शुक्र शोणित जीव संयोगे खलु कुक्षिगत गर्भ संज्ञा भवती। अब ये कंडीशन जो है उससे पहले जो शुक्र और शोणित, तो हम 4 बातों का बहुत ध्यान रखते हैं जो सब जानते हैं। गर्भ संभव सामग्री की बात आती है, ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजम, और जो ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजम का मतलब क्या हुआ, जो ऋतु काल है। और ऋतु काल की बात क्या होती है, जो नियतम दिवसे अतीते संकुचते अम्बुजम यथा ऋतु व्यतीते नार्यस्तु योनि समृते यथा। अर्थात जो एक फर्टाइल पीरियड का जो वर्णन आया है, रजस्राव काल के बाद का जो एक काल बताया गया है, जो किसी ने उसको 14 दिन, 16 दिन, 12 दिन, कई आचार्यों का उसमें मत आया है, लेकिन अगर उसकी स्टडी करेंगे तो वही मेन फर्टाइल पीरियड है। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किस किस समय अगर प्रेगनेंसी आती है या गर्भ उत्पत्ति होती है, वो गर्भ जो है बहुत स्थिर होता है। और अगर इसके अलावा ऋतु काल के अलावा या ऋतु काल के बाद अगर गर्भ की स्थिति बनती है या गर्भ स्थापित होता है, तो वो फिर एबॉर्शन में चला जाता है या एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इस सारी बातों को हम इसीलिए एक बार पुराने से चल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग अपने पेशेंट को, जो हमारे पास पेशेंट आती हैं, उनकी काउंसलिंग ही हम इसी तरह से करते हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग पे ध्यान देते हैं कि आप उनकी डाइट, उनका रहन सहन, उनकी लाइफ स्टाइल के साथ साथ हमें उनको ये भी बताना पड़ता है कि बेस्ट पीरियड क्या है जिसके लिए आप जो है वो गर्भधारण की योजना बनाए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं गर्भस्राव और गर्भपात। गर्भस्राव का उन्होंने साफ श्लोक बताया है, आ चतुर्थो दशो मासात प्रसवेत गर्भ, अर्थात चतुर्थ मास तक आते आते, तो कितना अच्छा से उन्होंने ये बात बताया है कि चतुर्थ मास तक, ये वो पंचम मास भी कह सकते थे, वो षष्ठ मास भी कह सकते थे, या वो द्वितीय मास भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने चतुर्थ मास की बात इसलिए कही क्योंकि जो एक वर्ड बोल रहे हैं वो गर्भस्राव और दूसरा वर्ड बोल रहे हैं गर्भपात। तो गर्भस्राव का मतलब होता है कि जो श्रवित हो, अर्थात हम सभी जानते हैं कि जहाँ लिक्विडिफिकेशन होगा वहां वो लिक्विड की तरह उसका श्रवण होगा, वो श्रवित होगी या वो पानी की तरह बहेगी, और जहाँ कुछ सॉलिडिटी आ जाएगी वो गर्भपात हो जाएगा। तो हम भी जानते हैं कि अगर हमने मासानुमासिक क्रम पढ़ा है और गर्भ का जो है कैसे ग्रोथ होती है, उसके ऊपर चाहे हम मॉडर्न एस्पेक्ट देख लें या हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देख लें, तो तृतीय मास और चतुर्थ मास तक आते आते गर्भ एकदम बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ही होता है, या वो एकदम बुलबुले की तरह ही होता है और उसका श्रवण ही होता है, और उसके बाद जो है वो पात के रूप में या पतन के रूप में बनता है। तो आ चतुर्थो तथो मासात प्रसवेत गर्भ विच्युति तथा स्थिर शरीर से पाता पंचम षष्ठ। अब बात ये आती है कि हम गर्भस्राव गर्भपात की बात यहाँ अपने शास्त्रों के हिसाब से कैसे करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उपमा दी है, क्रमी बातो अभिघातस्तु तदेव उपद्रुतम फल। मतलब कि जो जैसे कोई भी कच्चा फल होता है, कच्चे फल पे अगर हम एक हल्का सा उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे ऐसे टूटेगा नहीं, अपने से तो कभी नहीं टूटेगा, या तो क्रमी से टूटेगा, या उसमें कोई कीटाणु लग गया, या फिर उसमें कोई आंधी तूफान आया तो जैसे कच्चे आम टूट के गिर जाते हैं या कोई भी फल टूट के गिर जाता है। और या फिर क्रमी बात अभिघातस्तु तदेव उपद्रुतम,
जो है वो पतत्ते काले रूपी यथा तथा स्यात् गर्भे। क्या डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं कि वो जो है बहुत ही दुखद स्टेज हमारे पास। तो उस कंडीशंस के लिए उस कंडीशंस को हम अगर सेव करना चाहें या उस कंडीशंस को हम देखना चाहें तो उस कंडीशन को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसको हम कैसे सेव करते हैं या हम एबॉर्शन के क्या क्या कॉज मॉडर्न साइड में देखते हैं उसके बारे में हम वर्णन करना चाहते हैं। तो आप सब जानते ही है कि जो हमारा जो अभी हम बता रहे हैं आयुर्वेद शास्त्र, तो एबॉर्शन को आप सिंपली लेंगे तो एबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। हमारे पास दो स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और इसमें अगर हम दूसरे में जाते हैं तो थ्रेटेंड और क्या होते हैं। तो अगर हम कॉज पे आते हैं तो अगर हम सब जानते हैं कि जो प्रेगनेंसी होती है वो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे गर्भस्राव की और गर्भपात की, तो गर्भस्राव की बात अगर हम करेंगे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मान लेंगे और गर्भपात की बात करेंगे तो हम सेकंड ट्राइमेस्टर मान लेंगे। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो कहा जाता है कि देव अपने आप में बहुत बड़ा कारण हमारे शास्त्रों में हर जगह बताया गया है। तो जेनेटिक फैक्टर्स को अगर हम उसे रिलेट कर सकते हैं या मदर जो है या उसकी फैमिली में या उसके फोर्स, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जो मैरिज करना चाहिए वहाँ ऐसे जगह करना चाहिए जहाँ किसी भी कुलज व्याधि का आगमन ना हो, कुलज व्याधि जिसमें ना हो या कोई कुल में इस तरह की व्याधि ना चल रही हो, तो ऐसे ही युवक और युवतियों की शादी होना चाहिए जनरली। तो अब ऐसे पेशेंट में कभी कभी हमको बहुत जेनेटिक फैक्टर्स में हम देखते हैं ना, मेनिंजियोसिल का पेशेंट मिल रहा है, मायोसिल का पेशेंट मिल रहा है, मेनिंजियोमायोसिल जैसे सर में कभी कभी हाइड्रोसिफेलस का केस मिल रहा है। तो किसी न्यूरोजेनेटिक जो डिसऑर्डर्स मिलते हैं, इनकंजेनिटल जो एनोमली हमारे पेशेंट को मिलती है, बेबी को मिलती है, वो जेनेटिक फैक्टर्स में आती है। सेकेंड नंबर पे आती है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। हम अगर ये स्टडी करेंगे तो हम आगे उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। एलपीडी का मतलब होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जो हमारा फर्टाइल पीरियड की बात चल रही थी। फर्टाइल पीरियड के बाद जो हमारा ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम का जो एक वर्क होता है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जब डिमिनिश होने लगता है या प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जब प्रॉपर नहीं होता है तो वो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में जो हम लोग कॉमनली मानते हैं डायबिटीज मेलाइटिस का जो हमारा पेशेंट मिलेगा, उसमें भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आती है कि पेशेंट को जनरली क्या है जो है अबॉर्शन के चांसेस मिलते हैं। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री जरूर लेते हैं कि हमारे पेशेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थायराइड डिसफंक्शन तो नहीं है, या थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, या डायबिटीज का डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर अदर हमारे पास जो हम हार्मोनल ऐसे कराते हैं, क्यों कराते हैं, एफएचएस कराते हैं, एलएच कराते हैं, सीरम प्रोलेक्टिन कराते हैं, इसीलिए कराते हैं। देन हम इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी जो कहते हैं ना कि जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यून और एलो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत जबरदस्त होते हैं और हम सब कुछ सही चला रहे हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो एबॉर्शन हो जाता है और हम सेफ नहीं कर पाते हैं। और आजकल इन्फेक्शंस तो अभी जैसे हम कोविड एरा से निकल के आ ही रहे हैं, अभी कह सकते हैं कि बाहर आए हैं क्या, अभी थर्ड वेव का भी हो सकता है, एक खतरा सा है दिमाग में, सब लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है इस बार फिर और एक वेव आ जाए। लेकिन दुआ यही है, भगवान से प्रार्थना यही है कि सब लोग सेफ रहें और इस तरह की कोई वेव ना आए। और इसके अलावा किसी भी तरह का, जैसे हम पहले हम DDRL की बात करते थे, वेंडर डिजीज की बात करते थे, सिफिलिस की बात करते थे, गोनोरिया की बात करते थे, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा आगे चला तो फिर HIV की बात हुई। अब इस समय टॉर्च इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगालो, हर्पीज, एंड अब इसके बाद ये हमारा जो कोविड है। तो इस तरह के इन्फेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करने में या एबॉर्शन के कॉज का कारण होता है, एबॉर्शन करता है।
और कुछ तो वैसा कहते हैं ना कि अनएक्सप्लेन्ड होता है जिसको हम बता भी नहीं सकते सब। और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जनरली क्या होता है, मैटरनल जो है कॉज तो होता ही है, मैटरनल मेडिकल इलनेस हो सकती है, मैटरनल की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, मदर की हेल्थ अच्छी नहीं है, माँ अगर स्वस्थ नहीं है तो बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए कहा भी जाता है कि जो गर्भिणी है वो गर्भिणी की रक्षा भी बहुत जरूरी है अगर गर्भ की रक्षा करता है। तो इसके साथ साथ जो है हमें सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, अगर क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब साइज सेकंड ट्राइमेस्टर तक बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में तो फीटस थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। जब फीटस ग्रो कर जाता है तो फीटस का थोड़ा सा गुरुता आती है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि चतुर्थ मास में हृदय बनता है, पंचमें मन बनता है, षष्ठ में बुद्धि बनती है और उसमें गुरुता गात्रता हमारे फीटस में शुरू हो जाती है। तो उस समय अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस मतलब सर्विक्स में अगर इसकी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फीटस को कैरी कर पाए या यूट्रस को सपोर्ट कर पाए, तो सम टाइम्स ड्यू टू सर्वाइकल इनकम्पिटेंस या सर्वाइकल की इनकम्पेबिलिटी के कारण जो है फीटस बाहर आ जाता है या फीटस जो है वहाँ स्टे नहीं कर पाता है, रुक नहीं पाता है। देन समटाइम्स कंजेनिटल malformation ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो अपनी कंजेनिटल malformation से अर्थात उसमें सेप्टेट यूट्रस बन सकता है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस बन सकता है, बाइकॉर्नेट यूट्रस हो सकता है, यूट्रस में किसी भी तरह का कोई भी डिफेक्ट हो सकता है। तो कैसे भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो चांसेस जो है वो अबॉर्शन के बढ़ जाते हैं। समटाइम्स एक केस आता है यूट्राइन साइनेकिया। यूट्राइन साइनेकिया का मतलब होता है कि यूट्रस की जो वॉल्स होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल वॉल्स जो होती है वो आपस में एडहेयर होती है और समटाइम्स जो है वो फाइब्राइड यूट्रस या यूट्रस में पहले से कोई इस तरह की ग्रोथ होती है कि फिर फीटस की ग्रोथ उसमें आ ही नहीं पाती। तो इस प्रकार अनएक्सप्लेन्ड यहाँ भी है। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं और एबॉर्शन जनरली जो है 20 वीक तक या जो हम बताते हैं कि वो जो है प्रेगनेंसी के 20 वीक तक ही हमारे शास्त्र बताते हैं और इधर से वही बताते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जो थी जेनेटिक फैक्टर में आती है। एलपीडी का मतलब ही हो गया कि प्रोजेस्टेरोन डिफिशिएंसी होगी, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वर्क नहीं करेगा, थायराइड की एबनॉर्मलिटीज होगी और डायबिटीज मेलाइटस जब कंट्रोल नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम करती है। एनाटॉमिकल में भी जैसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस है, कंजेनिटल माल्फॉर्मेशन से यूट्रस का बाइकॉर्नेट सेप्टेट यूट्रस का फाइब्राइड है और साइनेकिया है। देन इन्फेक्शंस में जैसे अभी बात चल रही थी सारी बात हो गई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात होती है जहां हम रह रहे हैं, स्पेशली हमारी गर्भवती जहां निवास कर रही है, जहां रह रहे हैं वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है। मानिए उसका वो तो स्मोकिंग नहीं करती लेकिन हस्बैंड स्मोकिंग करता है या घर का फैमिली मेंबर कोई भी फैमिली मेंबर अगर स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से सिंपली क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि वो जो O2 ट्रांसफर जो हमारा जिसमें वो सांस ले रही है उस एयरवे जो होता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा या जो O2 का जो ट्रांसफर होगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें कहते हैं ना शुद्ध हवा, विष्णु पदामृत की जो बात हमारे शास्त्रों में कही गई है वहाँ सीधी सी बात है कि हवा हमें बहुत ही प्योर मिलना चाहिए और हमारी गर्भवती को जो ऑक्सीजन रिच्ड एयर मिल रही है उसी से उसका गर्भ का भ्रूण का विकास हो पाएगा। अगर वो हवा ही एडल्टरेटेड मिलेगी तो वो एबॉर्शन का एक कॉज हो सकता है। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रेडिएशन या फिर किसी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स या फिर अल्कोहल टेकिंग या किसी तरह का भी ड्रग्स केमिकल है ना, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स जो है वो एबॉर्शन का कॉज करती है। कंट्रासेप्टिव एजेंट्स जैसे कभी कभी आईयूसीडी है और पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई तो ऐसे केसेस में तो बहुत ही कम चांस है कि हम पेशेंट को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो आयुर्वेद हमारा बताता है कि हम संप्राप्ति वहाँ क्या हो। तो निदान तो हम समझ रहे हैं कि निदान जैसे हमने भी बताया था सिंपल वे में क्रमी बात अभिघातस्तु या फिर उसका जो आहार विहार अगर प्रॉपरली नहीं किया या जो गर्भवती परिचर्या हमारे शास्त्रों में कितने अच्छे से बताई गई है, अगर उस गर्भवती परिचर्या का प्रॉपरली सेवन नहीं किया तो फिर पेशेंट को क्या होता है कि गर्भ जो होता है वो गर्भाशय के बंधनों से विमुक्त हो जाता है और जो गर्भाशय के बंधनों से विमुक्त होकर जो एक वो यूट्रस जो जहाँ यूट्रस है उस यूट्रस में जो है वो एक माना गया है ना यूट्रस यकृत कपलीहा और आंत के विवर्स में वहां पे पहुंच जाता है। तो वहां से गर्भ जो है धीरे धीरे नीचे आ रहा है और कोष्ठ का जो है संशोधन कर रहा है और अपान वायु का अपान वायु विगुणित हो रही है और उस प्रकार जो होता है हमारे बस्ती शीर्ष में, पार्श्व में, उदर में, योनि में शूल हो रहा है और पेशेंट कहती है कि आना भी लग रहा है, पेशाब भी कभी कभी कम आती है और तरुण गर्भ जो होता है वो ब्लड के साथ शोर श्राप के साथ बाहर आ जाता है। तो शास्त्रों में बहुत अच्छे से वर्णन किया है क्योंकि एबॉर्शन का मतलब है कि अगर पेशेंट अब अगर यूट्रस में प्रेग्नेंट यूट्रस में फीटस कहीं ना कहीं अगर जो इम्प्लांटेशन साइट है वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस आता है
तो वहाँ डिस्टर्बेंस आने से क्या होता है कि जो हमारी बेसिस जो यूट्रस से जुड़ी होती है फीटस की, वो बेसिस स्पान में चली जाती है, और बेसिस स्पान में जाने से क्या होता है फिर वो लीकिंग शुरू कर देती है, वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। वो जब क्लॉट बनने लगता है तो इस तरह से जो यूट्रस और फीटस के बीच में क्या होता है, ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई एकदम रुक जाती है, और वो जो फीटस है वो एकदम फॉरेन मटेरियल की तरह इकट्ठा हो जाता है, और उस तरह से उसको हमें फीटस को फिर बाहर निकालना ही पड़ता है। और समटाइम्स वो खुद भी एक माइनर कहते हैं मिनी लेबर की तरह बाहर आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ 2-3 प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमें 2-3 पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है कि समटाइम्स पेशेंट हमारे पास आती है, वो स्टार्टिंग में मानिए उसको 1 महीना उसको ओवरड्यू हुआ, जैसे उसको मानिए 1 जुलाई को पीरियड आया था और वो पेशेंट हमारे पास आ जाइए, तो अभी हमने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो उसको पॉजिटिव आया, लेकिन उसने हमसे एक कंप्लेंट की कि मैडम हमको हल्की स्पॉटिंग है। तो यहाँ हमें एकदम सोचना पड़ेगा, हमें अपने आप को बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। समटाइम्स क्या होता है कि अगर उसकी जो मेंस्ट्रुएशन की डेट होती है या मेंस्ट्रुएशन की डेट के विद इन 7 डेज पेशेंट नॉर्मली भी समटाइम्स स्पॉटिंग की हिस्ट्री रखती है, क्योंकि जो उसकी एंडोमेट्रियम होती है वो विड्रॉल के सिम्टम्स देती है। और कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसी कंप्लेन लेके आती है कि 9 मंथ तक वो बताती है कि मैडम जब मुझे LMP हुआ था तब मुझे इस तरह से जो है वो ब्लीडिंग हो रही थी लगातार। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत कॉन्शियस रहना है कि अगर पेशेंट अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही है तो समटाइम्स जो है यहाँ पर कोई ना कोई खतरा हो सकता है, और इस खतरे वाले अबॉर्शन को हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कहते हैं। वो प्रेगनेंसी हमको धमका रही है, हमको डरा रही है कि हमें प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट दे दीजिए। अगर हमें आप प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो हमारा जो है गर्भ हम बाहर आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या सिम्टम मिलते हैं? पेशेंट को जनरली क्या होता है कि उसको ब्लीडिंग तो मिलेगी और बहुत स्लाइट मिलेगी, लेकिन कलर ऑफ ब्लीडिंग हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वो जो कलर होगा वो ब्राइट कलर होगा, मतलब वो रेड कलर रक्त जो होगा वो उसका एकदम जो है वो अच्छे कलर में, ब्राइट कलर में, फ्रेश रक्त जैसे कहते हैं फ्रेश ब्लड आएगा, जो कि अगर यही दूसरा केस में आएगा तो कलर जो है उसका चेंज होगा। तो हमें एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि अबॉर्शन के केस में हमें पेशेंट के ब्लड सिक्रेशन हो रहा है या जो ब्लड आ रहा है बाहर, उस पर बहुत ध्यान देना होता है कि वो किस कलर का होता है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी है, हल्की ब्लीडिंग है, पेशेंट को ज्यादा पेन नहीं है, या समटाइम्स उसको कमर में दर्द हो रहा है या समटाइम्स उसको भारी पर लग रहा है लोअर एब्डोमेन में, लेकिन उसको हल्की हल्की ब्लीडिंग बनी हुई है, तो ऐसे केसेस में हम लोग थ्रेटेंड अबॉर्शन की हिस्ट्री मानते हैं। और ऐसे केसेस में आयुर्वेद कहता है कि पेशेंट को आप सिंपल वे में सबसे पहले उसको रेस्ट कराइए, उसको आराम दीजिए। आराम का मतलब है कि उसको आप बेड पे लिटा दीजिए और शतदोत घृत हमारे पास जो सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी गई है, शतदोत घृत का लेपन कर दीजिए, या फिर आप दूध का, मिल्क का, या उसका जो है उसमें थोड़ा सा, जैसे हमने अपने जो हमारे अपने द्रव्य है शतावरी है, शतावरी सिंचित हमने दूध बनाया और उसका सिंचन कर दिया। या हमारे पास कुछ नहीं है, पेशेंट के घर पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा है, फोन कर रहा है कि मैडम हमको हल्का ब्लीडिंग हो रही है, हमको दर्द नहीं है लेकिन हमें डर लग रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग वही करते हैं कि थोड़ा सा फूट एंड रेस कर लीजिए, आप आराम से लेट जाइए, आपके घर में देसी घी होगा, आप हल्का सा देसी घी नाभि के नीचे धीरे धीरे लगा लीजिए, आप जो है दूध के साथ जो है हल्का सा धारा, धीरे धीरे से धारा दूध के साथ छोड़िए और वहां पे जो है दूध लगाइए, या नवनीत मिल जाए तो नवनीत का भी लेप कर सकते हैं, मक्खन का भी लेप कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले उसको हमें रेस्ट देना है। थोड़ा रेस्ट देने के पश्चात उसको फिर हमें जो है चिकित्सा व्यवस्था बतानी है, जिसका भी हम लोग धीरे धीरे वर्णन करेंगे। क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहेगी और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी तो फिर वो थ्रेटेंड अबॉर्शन जो होता है वो फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन में या फिर इनएविटेबल अबॉर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ये बहुत अच्छा चांस होता है हम गायनिक के लोग के पास कि अगर हम किसी भी बेबी को, किसी भी प्रेगनेंसी को, किसी भी फीटस को, किसी भी मदर को हम सेव कर सकते हैं अगर इस प्रेगनेंसी बहुत शॉर्ट में होती है। तो इसके अलावा कॉजेज भी हमें देखना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है RH नेगेटिव, जो हम ABO-RH वगैरह करा लेते हैं, अगर RH नेगेटिव केस वगैरह होता है तो उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि RH नेगेटिव केसेस में हमको फिर RH एंटीबॉडी टाइटर या खून टेस्ट आप सब जानते होंगे कराना पड़ेगा, और फिर हमें उसके हिसाब से जब वो अगर पॉजिटिव आता है या रिएक्टिव आता है तो हमें कुछ उसकी RH एंटीबॉडी टाइटर्स की डोज देनी पड़ती है, और वो डोज रोगाम नाम से, इंजेक्शन रोगाम नाम से आता है, तो उसको जिसमें पॉजिटिव आता है उतनी रेशियो में हम उसकी डोज लगाते हैं। अब हम आते हैं कि समटाइम्स हमारा जो अबॉर्शन था वो थ्रेटन की जगह है इनकम्प्लीट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि वो जो है अबॉर्शन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और जैसे अभी बताया कि उसने
वो वहाँ यूट्रस में अच्छे से सेट था, फीटस वहाँ अच्छे से वहाँ पे प्रेगनेंसी चल रही थी, लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस आए और हमारा जो एम्ब्रियो था वो हमारे डेसिडुआ से या हमारे यूट्रस की साइड से डिटैच होके वो बाहर आने लगा। या जो हमारा थ्रेटन्ड अबॉर्शन का पेशेंट था उसको समटाइम्स जो ब्लीडिंग इंक्रीज कर गई और वो ब्लीडिंग इंक्रीज करते करते उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा और पेशेंट को क्रैम्प्स आने लगे, या पेशेंट बताने लगा कि मैडम हमें रुक रुक के दर्द हो रहा है और हमें ब्लीडिंग हो गई। और हमने जब पीवी एग्जामिनेशन किया तो हमारा जो ऑस था, जो सर्विक्स का ऑस था, वो हमें ओपन मिला और हमने जो अंदर थोड़ा सा फिंगर कंसेप्शन को फील होने लगे। तो ये केस जो है हमारा धीरे धीरे, देखिए अगर हम 3 या 4 कंडीशंस में जाते हैं तो सबसे पहले पेशेंट हमारे पास अगर आती है तो वो थ्रेटन्ड अबॉर्शन की हिस्ट्री लेके भी आती है। वो कहती है कि हमें ब्लीडिंग कम है, हमें वही चेक करना चाहिए। अगर पेशेंट आ रही है कि नहीं मैडम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर अब इस इनएविटेबल अबॉर्शन को या फिर इनएविटेबल कंप्रेशन को हमें कंप्लीट अबॉर्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर पेशेंट एक बार ब्लीड स्टार्ट हो गया और हम जान रहे हैं कि हम इसको फीटस को स्टेबल नहीं कर पाएंगे या फीटस को हम फिर से रोक नहीं पाएंगे, ये लाइव फीटस नहीं है, तो हमारी एक कोशिश यहाँ होना चाहिए एज ए गायनिक डॉक्टर कि अगर जो मटेरियल बाहर आ रहा है, कंसेप्शन मटेरियल बाहर आ रहा है, तो फिर वो कंप्लीटली बाहर आ जाए, वो किसी भी तरह से रिटेंड ना रहे। अगर वो अंदर रिटेंड रह जाता है या मेम्ब्रेन्स अंदर रह जाती है या कुछ भी पार्ट्स अंदर रह जाता है, तो वो पेशेंट के लिए फिर वो डीएनसी करनी पड़ जाती है। तो यहाँ कंप्लीट अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि हमारे पेशेंट को अबॉर्शन कंप्लीट हुआ या हमारे पेशेंट को इनकम्प्लीट हुआ। तो समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमारे पास पेशेंट आया, उसको एमिनोरिया 2 मंथ 2.5 मंथ या 1.5 मंथ था और उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग शुरू हो गई। हमने पेशेंट को चेक किया तो पेशेंट हमसे बोला कि मैडम बहुत बड़ा सा एक थक्का निकल चुका है, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, हम आपको चेक कराने आए हैं, मैडम हमें क्या करना है। तो हमारी जो पीवी फाइंडिंग है यह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। हम अगर पीवी फाइंडिंग देखेंगे, पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, जो उसका जनरल एग्जामिनेशन के बाद हमने उसकी जीसी देखी, पल्स देखी और उसकी बीपी देखा, देन उसको हमने जब पीवी किया तो हमें जनरली क्या होगा कि हम जब अच्छे से सैनिट जो है उसको, जैसे हमारे पास जनरली हम लोग जो करते हैं तो दशमूल क्वाथ वगैरह तैयार रखते हैं या फिर उस तरह से एंटीसेप्टिक लोशंस रहते हैं, उसके बिना प्रक्षालन के बिना सफाई के कभी हम लोग को पीवी एग्जामिनेशन नहीं करना है। ग्लव भी हमारे पास स्टेराइल होने ही चाहिए। और जब हमने पीवी एग्जामिनेशन किया तो हमें ऐसा फील होगा कि जो यूट्रस है वो ऑस जो है वो थोड़ा सा क्लोज हो चुका है और हमारा यूट्रस जो है वो थोड़ा सा हमें हार्ड फीलिंग देगा। अगर हम एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे और एक हाथ हमारा डिजाइना में रहेगा और दोनों हाथ हम जब पर एब्डोमिनली हाथ थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एब्डोमिन और वजाइना वाला हाथ से हम सर्विक्स को थोड़ा सा ग्रिप में ले लेंगे, तो हम जब फीलिंग करेंगे तो हमें एक हार्ड सी फीलिंग आएगी। तो हमें लगेगा कि हमारा जो यूट्रस है वो स्मॉलर भी हुआ है और वो जो है वो हार्ड भी हुआ है, और इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल वॉज कम्प्लीटली क्लोज हुआ है और ब्लीडिंग जो है वो चेक हो गई। तो यहाँ हम ये जो सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो कंप्लीट अबॉर्शन के मिलते हैं, क्योंकि पेशेंट जिस समय इतनी ब्लीड करके आती है या एक उसको मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होकर आती है और एक उसको हर्ट होती है, पेशेंट उसकी फैमिली भी हर्ट होती है, तो पहले हमें यहाँ उसको थोड़ा सा सपोर्ट देना है। उसको जो हमारे सूती का परिचर्या में मेडिसिन दी गई है उसके हिसाब से हम उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एक पूरा चिकित्सा व्यवस्था करेंगे और उसके बाद हम अपने पेशेंट को ये बता देंगे कि भाई हम एक बार चाहते हैं कि आप फिर कुछ जांचें करा लीजिए, क्योंकि इससे आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि यूट्रस प्रॉपर्ली खाली है और हमें डीएनसी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ थ्रेटन्ड अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन में हमें ये चेंज मिलेगा। देन हम अगर हम आते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन में, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जैसा कि फिगर बता रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ पार्ट्स अंदर रह जाते हैं। पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, पेशेंट कह रहा है मैडम बहुत ब्लीडिंग हो गई मैडम, लेकिन ब्लीडिंग अभी भी हो रही है, हमको पेन भी हो रहा है, रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है, रुक रुक के दर्द हो रहा है। तो पेशेंट हमारे पास आके हमसे कहता है हमने जब पीवी किया तो हमें लगा कि अभी भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और वो जो हार्डनेस थी वो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, हमें ऑस भी ओपन मिलेगा। हम सर्वाइकल ऑस फील करेंगे तो हमें ऑस ओपन मिलेगा। और मेन हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑस की। इंटरनल लॉस अगर हमें लगेगा कि ओपन है और वहां से प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के साथ साथ ब्लीडिंग हमें आ रही है और वो जो हार्डनेस है वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ हमें अगर हमारे पास कुछ अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन इस तरह की है जिससे कि हम इसको क्लोज मॉनिटरिंग रख के एक्सपेल करा भी सकते हैं, और उसके अलावा अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक ही चांस रह जाता है कि इसको हमें इवैक्यूएट करना पड़ता है।
तो साइज के अकॉर्डिंगली अगर पेशेंट के पास 6 वीक 8 वीक था तो इसको हम लोग सिंपल जो है वो सक्शन क्यूराटाज से भी कर सकते हैं, और अगर उसके बाद करना होगा तो हमें थोड़ा सा उसको प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को निकालने के लिए जो है क्यूरेट के साथ साथ कभी कभी हमें सक्शन के साथ साथ भी हमें थोड़ा सा और ज्यादा, क्योंकि प्रोडक्ट ना ज्यादा होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हमको और भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है। अब एक स्पेसिफिक पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मिस्ड एबॉर्शन। पेशेंट हमारे पास एकदम नॉर्मल आ रही है, वो हमारे पास दिखा के गई थी, उसको प्रेगनेंसी है, वो एकदम कंफर्म है कि हमारे पास हम प्रेग्नेंट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो हमको दिखाने आई। फर्स्ट बार जब हमने उसको देखा था तो 1.5 मंथ में वो आई थी, उसकी प्रेगनेंसी एकदम जो है वो 6 वीक की प्रेगनेंसी थी, यूएसजी उसको बता रहा था, पेशेंट एकदम ओके थी। पेशेंट 1 महीने के बाद आती है तो हमारे हिसाब से उसको 10 वीक प्रेगनेंसी आना चाहिए, लेकिन पेशेंट की प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है, या इसके बाद 12 वीक तक भी पेशेंट आती है, और 3 महीने में दिखाने आती है और प्रेगनेंसी जो है वो उसकी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। प्रेगनेंसी जाके ग्रोथ जो है वो कभी 8 वीक पे कभी 10 वीक पे जाके वहाँ रुक जाती है, और पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आता, पेशेंट कुछ भी कंप्लेन नहीं करती। समटाइम्स उसको हल्की सी ब्लीडिंग आती है और वो कहती है कि हमें काले रंग का मैडम कुछ डार्क कलर का ब्लड आया। तो थ्रेटेंड एबॉर्शन में तो हमको फ्रेश ब्लड मिला था, लेकिन यहाँ हमको डार्क कलर का ब्लड मिला, और कंप्लीट और इनकम्प्लीट केस में हमको ब्लड का जो है पूरा क्लॉट मिला और एक्सेसिव ब्लड मिला। तो ये डिफरेंस हमें डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्प करता है। लेकिन मिस्ड एबॉर्शन जो होता है वो बहुत ही नोटोरियस केस होता है, क्योंकि अगर हमने इसको टाइम पे डायग्नोस नहीं किया, या पेशेंट हमारे पास आया और हमने ये नहीं बता पाया कि पेशेंट मिस्ड एबॉर्शन है, तो फिर वो बाद में बहुत बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो हर इसीलिए गर्भणी परिचर्या की जो हम अगर हर बीच को माने कि उसकी अरुचि हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, या उसका मन नहीं लग रहा है, और वो जो उसकी एक तरह की फीलिंग्स होती है कि नहीं हमको ये खाने का मन कर रहा है, हमको वो खाने का मन कर रहा है, ये सारी फीलिंग्स जो होती है हमारे मिस्ड एबॉर्शन के पेशेंट में एबॉलिश हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि फीटस जो है वो लाइव नहीं रह गया है और उस पेशेंट नहीं जान रही है, लेकिन उसकी जो अपनी एक नॉर्मल जो एक चेहरा है या उसकी नॉर्मल जो अपनी क्रियाएं हैं वो बता देती है, क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे जो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरलाइजेशन या पेशाब करने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है। हल्का कॉन्स्टिपेशन भी उसको बढ़ता है, उसको अरोचकता बढ़ेगी। 10 वीक तक 12 वीक तक पेशेंट को वॉमिटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, नहीं तो उसको परवर्टेड डाइट की तरफ पेशेंट जाती है। तो ये ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे जैसे हम लोग का अनुभव बढ़ता जाता है, हम पेशेंट को देख के जान जाते हैं कि इसमें कुछ हमें कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मिस्ड एबॉर्शन का साफ मतलब ये हुआ कि पेशेंट जो बेबी है या फीटस है वो डेड हो गया है और वो यूट्रस के इनसाइड है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर को ही करनी है और टाइमली करनी है, क्योंकि अगर वो 12 हफ्ते से पहले का फीटस है तो वो एकदम एसिडेटेड होके ममीफाइड होके यूट्रस में पड़ा रहेगा, और जो उसका क्या होता है, क्योंकि फ्लूइड तो थोड़ा बहुत जो बनना था वो सब उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और प्लेसेंटा भी एकदम पेल हो जाएगा, थिन हो जाएगा और वो अंदर ही रह जाएगा। और जो हमारा आफ्टर 12 जो बिफोर 12 वीक होगा उसमें क्या होता है, वो एक छोटा सा मोल टाइप का चिपका हुआ पड़ा है और पेशेंट सोच रही है कि हम प्रेग्नेंट। तो यहाँ जो है हमें कैसे डायग्नोस करना है पेशेंट की कंडीशन, तो सबसे पहले हमको हमारा जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमारा मैडम हमारा पीरियड आया था 3 महीने पहले, जैसे हम लोग अगस्त में हैं तो इस समय अगर पेशेंट कंप्लेन करेगा तो उसको मई में पीरियड आया था, तो 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, तो हमें हमारे हिसाब से उसको 12 वीक प्लस मिलना चाहिए। मतलब पर एब्डोमेन भी हम नहीं मिलता है तो अगर हम पीवी भी करते हैं तो हमें 12 वीक साइज अच्छे से समझ में आता है कि हाँ, और हमें मिल रहा है 8 वीक साइज, हमें मिल रहा है और कम साइज, या हमें 10 वीक ही मिल रहा है, तो हमें एकदम अलार्म होना चाहिए। हमारे अलार्मिंग सिम्टम है ये हमारे लिए, अलार्मिंग साइन है ये हमारे लिए कि पेशेंट का फीटस ग्रोथ नहीं कर रहा है, और यहाँ पर हमें फिर सीधे ही यूएसजी की सहायता कर लेनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद वाले हैं, लोग कहते हैं कि आप मॉडर्न, तो यह यहाँ डायग्नोसिस बनाने के लिए हमें मॉडर्न का भी हेल्प लेना है, और हम आयुर्वेद जाके सीधे पेशेंट को सबसे पहले यही कहते हैं कि आप जाइए और आप जो है एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आइए, हमें आपका बच्चा बहुत कमजोर लग रहा है या बच्चे की ग्रोथ में कुछ गड़बड़ी आई है। तो इस तरह से हमको एक बार उसको पेशेंट को तुरंत अलार्म करना है और हमें डायग्नोसिस बहुत टाइमली बनानी है, क्योंकि जैसे अभी हम आपको बता रहे थे कि जैसे जब भी कभी भी एबॉर्शन शुरू होता है या एबॉर्शन वाली जो पैथोफिजियोलॉजी होती है उसमें क्या होता है कि स्मॉल रिपीटेड हेमरेजेस हो जाते हैं कोरियोडेसिडुअल स्पेस में। कोरियोडेसिडुअल स्पेस मतलब मेरा कि जो डेसिडुआ है वो एंडोमेट्रियम की
लेयर है जो यूट्रस की लेयर है, और जो कोरियन्स होते हैं उसके सहारे से वो जो गर्भ है या जो फीटस है वो डेसिडुआ से या यूट्रस से एडहर रहता है, जुड़ा रहता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जब डिस्ट्रप्शन आ जाता है या कोई भी डिस्टर्ब द विलाई फ्रॉम इट्स अटैचमेंट, जो अटैचमेंट होता है जब वो कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब होती है या वहां से कहीं उसको डिस्टर्बेंस मिलता है, तो वहाँ हल्की सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और वो ब्लीडिंग जो होती है वो रप्चर करती है, और भी जो उसकी छोटी छोटी वेसल्स होती है वहाँ कलेक्शन ऑफ द ब्लड होने लगता है। और जब ब्लड कलेक्शन होने लगेगा तो मैंने पहले ही बताया कि दोनों का जो फीटस का और मदर का या फीटस का और यूट्रस का जो है वो एक संबंध होता है, वो वहीं टूट जाता है और यूट्रस वहीं पे पड़ा रहता है। देन ओवम जो होता है वो डेड हो जाता है, या फीटस जो है डेड हो जाता है, और उस तरह से जो है वो जो ब्लड कलेक्शन होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है, और उसके बाद वो समटाइम्स जो है अगर मिस्ड अबॉर्शन में वो वहाँ पे पड़ा भी रह जाता है, या इनकम्प्लीट कंप्लीट अबॉर्शन में वो धीरे धीरे जब ज्यादा इकट्ठा होता है तो क्योंकि ग्रेविटी फोर्स भी है तो वो बाहर आने लगता है, नीचे आता है। तो ये प्रक्रिया सब में यही होती है, लेकिन मिस्ट का नाम ही जैसे मिस्ट बताता है कि उसमें क्या मिलता है, हमको ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्जेस मिलते हैं। पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमारा जो कलर आ रहा है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का आ रहा है, और हमारा जो हमारा हम प्राइमरी एरोला और सेकेंडरी एरोला की बात करते हैं उसमें क्या होता है, सब्सिडेंस हो जाएगा, वो सिम्टम्स आगे नहीं बढ़ेंगे। उसके अलावा जो है जो ग्रोथ जब साइज हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा यूट्रस का, जब यूट्रस का साइज हमें नॉर्मल नहीं मिलेगा तो उस जो हमें सर्वाइकल चेंजेस मिलते हैं, जो हमें वेजाइनल चेंजेस मिलते हैं, जो हमें हाइपर वेस्कुलरिटी मिलती है, वो सब कम हो जाती है। और जो है हमारा यूएसजी जो होता है वो बताता है कि आप फीटस में जो है वो हार्ट साउंड नहीं है, और ये एक कहते हैं आईओडी लाइक इसके सारे सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ हमें यही 3 या 4 बातों पे ध्यान देना होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं और हमें क्या क्या ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ सकते हैं। तो पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से ही हमको जो है, अब कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं रिकरेंट अबॉर्शन या हैबिचुअल अबॉर्शन, एक बार 2 बार तो पेशेंट झेल लेता है, लेकिन जिसको बार बार होता है, जो हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है, पुत्रग्नि योनि वातम स्थितम स्थितम हंति गर्मम पुत्रग्नि संचय, या वाल्फर्ड जी ने उसको जातग्नि योनि व्यापक किया है कि जो बार वामनी योनि व्यापक का भी वर्णन आया है। तो इस प्रकार जो शास्त्रों में को ये कॉमनली मिलता है कि पेशेंट हिस्ट्री लेके आती है कि मैडम अभी तो हमको जो है हर बार जो है कभी डेट मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंजना मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद अंजना मैम का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं एबॉर्शन को लेकर, तो आयुर्वेद में बहुत विस्तारित रूप से इसका वर्णन आया है। तो यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा बताऊंगी, आगे हम केस डिस्कस करेंगे, मैम अभी जुड़ेंगी। तो गर्भ उपघात कर भाव के बारे में बताया है। यह गर्भिणी के लिए सामान्य वर्ज्य आहार विहार का बहुत ही विस्तार से आयुर्वेद के सभी ग्रंथकर्ताओं ने विवेचन किया है, इसका वर्णन किया है। तो जैसे आचार्य महर्षि, फिर चरक ने, फिर कश्यपाचार्य ने, अष्टांग संग्रहकार ने, सभी ने बताया है कि अत्याधिक पद्धति से मानसिक जो भी सभी हेतु है या मानसिक जो भी हमारे विकार है, क्रोध, शोक, मोह, भय, चिंता, इन सभी का सेवन करना। तो मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा, करियर को लेकर या जो भी सामाजिक व्यावसायिक स्वरूप है, हमारे लाइफस्टाइल का जो भी एक हिस्सा बन चुका है, कुछ बहुत बार ऐसे देखा जाता है, फैमिली ड्रामास भी होते हैं, तो इन सभी का परिणाम स्वरूप भी गर्भिणी की मानसिक स्थिति पर होता है। अत्याधिक
उच्च और या फिर अत्यंत मतलब कुछ विषम पद्धति से आसन का ग्रहण करना, ये भी एक बड़ा हेतु बताया है। आज हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग ये हमारे जीवन का एक अविभाज्य घटक बन गया है, और ट्रैवलिंग के बिना तो जमता नहीं हमें, या डेली हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है। तो उस समय पर या इस गर्भिणी अवस्था में इस प्रकार से जो भी सारी ये बातें हैं, इनका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि बहुत ही बड़ा मतलब ये टॉपिक हो जाएगा। तो बस थोड़े से जो आयुर्वेद में, मैम कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं मैम, आप बताइए अब, क्योंकि वो मेरा, मैं फिर मोबाइल से जुड़ गई आप लोग के साथ में, तो मेरा लग रहा था शायद नेटवर्क खत्म हो रहा था, तो बस यही सब रह गया था। मिस मैं सोची थी थोड़ा डायग्नोसिस पर्पज से क्लियर कर दूंगा सब लोग को, तो मैं हाँ मोबाइल से अब आज स्टार्ट करी तो काफी टाइम हो रहा है ना, आप बताइए। ठीक हाँ, बस है मैम। जैसे मैं अभी थोड़े से योग बताऊंगी, तो जैसे आपने बहुत अच्छे से बता दिया है इसकी पैथोलॉजी को लेकर, बट मुझे लगता है कि जैसे गर्भाव जो बताया है आयुर्वेद में, उसको भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया। तो कुछ जैसे आपने बताया वामिनी योनि व्यापत है या पुत्रग्नि योनि व्यापत को भी इसमें लिया जा सकता है। और इसमें जो है तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं जाकर एक प्रकार से जो भी प्रजास्थापन या गर्भस्थापन गण बताया गया है, इंद्री, ब्राह्मणी, शतवीर्या, फिर दुर्वा भेद है इसमें, पाटला, अम्लकी, या फिर अरिष्टा है, वाट्यपुष्पी है, प्रियंगु है, ये सभी जीवनी गण जो है उनका प्रयोग करने को बताया है। आचार्य चरक ने भी बताया है, या ये भी बताया है कि इसको शीर में या दक्षिण हाथ में धारण करे, या फिर इसका सिद्ध दूध घृत बनाकर दिया जाए। और एक आज पुष्य नक्षत्र है, तो ये भी मैं कहना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र में इसको धारण करे या इससे स्नान करे, ये भी बताया है कि स्त्री के पास, गर्भिणी के पास इसको रखने को बताया है। तो एक गर्भस्थापन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपने जैसे थ्रेटेड अबॉर्शन की बात की, तो बड़े विस्तार से यहाँ पर इसका वर्णन आया है। बट एक बात मैं कहना यहाँ पर चाहूंगी कि जो भी सारे योग बताए गए वो हर्बल ड्रग या चूर्ण के रूप में बताए हैं। कोई भी गर्भपाल रस या कुछ कल्प को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा उन्होंने द्रव्यों का प्रयोग बताया है इसमें। तो थोड़ा सा मैं गर्भस्राव जो थ्रेटेड अबॉर्शन है इसमें किस प्रकार से हम देख सकते हैं, बहुत सिंपल सिंपल जो भी है वो सिर्फ मैं बता रही हूँ, जो इजीली हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, हमारे ओपीडी में जो भी चूर्ण मिल सकते हैं। तो वो तो प्रजास्थापन गण तो है, शतावरी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर यष्टि मधु और सर्पी का शीतल जल पिछू भी बताया है योनि में धारण करने के लिए। फिर जैसे शतभौत घृत है, सहस्त्र घृत है, इसको भी नाभि के नीचे के भाग में चारों ओर थोड़ा सा लेप कर लगाएंगे तो भी जो एक थ्रेटेड अबॉर्शन की कंडीशन होती है उसको रोकने में काफी अच्छा मिलता है। दूध का सेवन बहुत अच्छा बताया, इस स्थिति में दूध का भी पान करें, गोदुग्ध का। और फिर यष्टि मधु क्वाथ या फिर नेग्रोदाति गण का मैं बताऊंगी कि नेग्रोदाति गण का स्त्री रोगों में बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें इसमें वर्ड उदुम्बर काफी सारे व्याधियों में, योनि व्यापत में या कई सारे स्थितियों में इन गण के सभी द्रव्यों का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, वर्ड है, उदुम्बर है, या जो भी, क्योंकि ये कषाय ग्रस है, इन सभी द्रव्यों का जो कषाय शीत रस ये स्तंभन का कार्य करता है। इसीलिए इसका जिस तरीके भी से हम उपयोग कर सकते हैं, पान में उपयोग कर सकते हैं, या फिर नाभि के नीचे परिसेचन करने को भी कहा है। तो जैसे मैम ने भी बताया कि आयुर्वेद की परिप्रेक्ष्य में जितना हम कर सकते हैं। और एक बताया है शीतल जल का होगा, हमने बताया है। फिर जो भी क्षीर वृक्ष है, कषाय रस के वृक्ष है, उनका स्वरस निकालिए और उसमें कपड़ा भिगोकर अच्छे से आप पिचू भी इस्तेमाल कर सकती है यहाँ पर। फिर इसके साथ कुछ अभ्यंग को भी बताया है मैम, लाक्षा तेल अभ्यंग बताया है इसमें। फिर नेग्रोदादि सिद्ध तेल का पिचू बताया है। और अभ्यंतर क्या दे, तो अभ्यंतर यहाँ पर जो हम लोग कई बार इसका उल्लेख करते हैं, लक्ष्मणा जो वनस्पति बताई गई है, इसका नस्य के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप क्षीर सर्पी का पान भी अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कुमुद है, पद्म, उत्पल आदि, ये सभी जो भी गण है, ये गण का भी प्रयोग कल्क के रूप में हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कि जैसे मैम ने भी बताया कि पोषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मधुर, शीत, स्निग्ध सभी द्रव्यों का प्रयोग करें। यहाँ पर एक सिंपल मैं बताऊंगी कि रक्तशाली जो है चावल है उसका भात बनाना है, और इसमें जो भी जीवनीय गण का काम बहुत अच्छा होगा। इसमें जो भी है शालीपर्णी बला, अति बला, सभी का यहाँ पर प्रयोग हम कर सकते हैं, या इसको चावल में मिलाकर दूध में भी प्रयोग कर सकते हैं, या दूध में भी शर्करा या मधु डालकर भी हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अब जीवनीय गण का जो भी सभी द्रव्य है, इसके सिद्ध क्षीर को भी अपना सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छे से परिणाम मिलेगा।
दूसरा एक कल्प बताया है, जैसे मैंने अभी बताया, उत्पलादि गण जो है, तो इसमें जो भी श्रृंगाटक शुरुआती द्रव्य आते हैं तो इसका भी दुग्ध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। विदारी जीवंती चूर्ण अच्छा बताया, दूध के साथ। तो दुग्ध का पानी जीवन, ये गण शतावरी, ये बस बहुत अच्छा इसके लिए अच्छा उपाय हो सकता है। फिर हेडलो पोजिशन हमें पता है, फिर विश्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक जो भी फैक्टर्स है उसको भी दूर किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां है। गर्भपथ योग बताए, हर माह में सभी आचार्यों ने हर माह में किस प्रकार से गर्भपथ योग को सेवन किया जाए ये भी बताया है। तो इसको कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और काफी सारे सेशंस में भी हमने इसको लिया था। तो बस आज के यहाँ हमने थोड़ा सा एबॉर्शन जो आज की कंडीशन में मैंने जैसे पढ़ा, या जैसे मैंने हम लोग देख रहे हैं कि इसका रेट जो है बहुत ज्यादा है। इंडिया में भी देखेंगे तो, या फिर पूरे मतलब भारतवर्ष में भी इसका प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है जो एबॉर्शंस का रेशो है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको एक बार फिर से उसके ऊपर थोड़ा सा विचार प्रकट करने का हमने प्रयास किया है। तो बहुत बहुत आभार आपका अंजना मैम। तो आगे हम लोग अभी चर्चा को शुरुआत करते हैं। यस मैम। जी मैम, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछे, सब लोग वही बताइए। जो केस बता रही थी ना मैम, पूछते हैं। यस केस डिस्कस करते हैं। पूछिए मैम, पूछिए। हाँ अंजू पूछिए मैम। प्रणाम मैम। हाँ नमस्कार मैम, जो टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से जो रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं उनको हम मतलब कैसे, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके किस परिप्रेक्ष्य में उनको लेते हैं हम? हाँ मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये आज की ज्वलंत समस्या है। बहुत चैलेंजिंग केस आते हैं इस तरह से हम लोग के पास। तो हमारा जो शास्त्र हमारा बताता है कि हमें बीज शुद्धि पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। बीज शुद्धि के लिए हम अगर बात करते हैं तो हमें बबर, विरेचन, है ना, वस्तीकर, मेन हम तीनों पे ही जा सकते हैं। तो अगर हम आचार्यों के मत पे जाते हैं तो आचार्यों के मत के आधार पर हमारे जो आचार्य सुश्रुत हैं और उनका जो टीकाकार डल्हड़ है, उन्होंने कहा है कि जो है आप विरेचन कराते हैं तो विरेचन, क्योंकि उससे पित्त का क्षय हो सकता है, और हमें क्या करना है, हमें आर्तव को मजबूत करना है, आर्तव को स्ट्रेंथ देना है। तो एक जगह उनका ये मत बहुत उपयुक्त भी लगता है कभी कभी, कि अगर हम विरेचन करा के पित्त का क्षय करेंगे तो फिर आर्तव हम मजबूत कैसे कर पाए। तो फिर हमें वमन ही कराना चाहिए, क्योंकि कफ का क्षय होगा तो हम पित्त को जो है सेव कर पाए। तो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी पेशेंट जिस तरह की आती है कि क्योंकि वैसे भी स्त्रियों में बताया गया है कि सब कुछ बहुत मृदु करना है, पंचकर्म का अगर हम उनमें करते भी हैं तो मृदु अवस्था में करना है। तो अगर माइल्ड विरेचन या फिर माइल्ड वमन हम कर सकते हैं पेशेंट के हिसाब से, तो हमें करना चाहिए। लेकिन सबसे उचित जो होता है वो हमें नाभि बस्ती और हमें मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती, इस पर फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर हमारे पास पेशेंट सच में इंफेक्टेड है, जैसे रूबेला है, सीएमवी है, तो आज तो मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि उसके पास इसका कोई मेडिसिन ही नहीं, उसके पास इसकी कोई दवाई नहीं। तो जैसे अब हम लोग कोविड वैक्सीन, सब लोग कोविड वैक्सीन के लिए कहा ही जाता है और सब लोग लगवाते हैं, ये तो रूबेला के लिए तो हमें वैक्सीनेशन करवा ही देना चाहिए। और ये एक रूल आया है, नेशनल प्लानिंग चल रही है, टीकाकरण प्रणाली में चल रही है, कि जो लड़कियां हमारी टीन एज ग्रुप की हैं, जो मतलब 12-14 साल की लड़कियां हैं जो 8th और 10th में पढ़ रही हैं, उनको सबको स्कूलिंग टाइम पे ही रूबेला लगा दिया जा रहा है। कि क्योंकि ये रूबेला का जो वायरस है ये बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आगे आने वाले बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये गवर्नमेंट का एक शेड्यूल आ गया है और सबको लगाया जाए। और उसके बाद हमें जो बीज दृष्टि की बात आती है, तो हमें पंचकर्म से ज्यादा हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको जो है उपयोग में ला सके। तो कंडीशन डिपेंड करती है कि हमें कितने दिन तक ये पंचकर्म चिकित्सा करना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा इसमें हेल्प लेना चाहें तो जो स्पाइरोमाइसिन है और हमारा जो हर्पीस जूस्टर की दवा है साइक्लोपीड है, हम अपने डॉक्टर्स, मॉडर्न डॉक्टर के हेल्प लेकर भी अपने पेशेंट को अगर उसकी जो एक डोज दे दें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये पेशेंट हमारे पास कभी कभी ऐसे आते हैं 35 ईयर में, 37 ईयर में, कि मैडम हमारे 5 बच्चे, 4 बच्चे, 3 बच्चे, या रिकरेंट एबॉर्शन के केसेज या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के पेशेंट आते हैं। तो ऐसे केसेज में मुझे लगता है कि हम अपना आयुर्वेद के रसायन, जो हमारे काम में रसायन बताए, नैमित्तिक रसायन बताए, उनका अगर हम उपयोग करते रहें और उसके साथ में हम उसका पूरा पंचकर्म जो एक बार अच्छे से करा लें 3 महीने एक बनाकर,
और उसके बाद हमने ये जो काम्य रसायन का उपयोग करने के साथ साथ अगर कुछ एंटीवायरल थेरेपी उनको 15 दिन का एक छोटा सा शॉट देके और फिर उसके बाद हम गर्भ संस्कार में अपने पेशेंट को ले जाएं तो हम सक्सेस हो सकते हैं। उसमें हम कर रहे हैं इस तरह का काम। तो हमें इसमें दोनों की मदद लेना चाहिए क्योंकि इस समय टॉर्च जो है बहुत ही चैलेंजिंग है। मेरा अपना मत है। यस मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने कि टॉर्च तो बहुत ही कॉमन कारण है, बट जैसे कि अगर देखेंगे तो मॉडर्न साइंस के पास भी बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ है नहीं है, बस एंटीबायोटिक्स और यही सब मतलब दिया जाता है इस स्थिति में। तो शोधन बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपने जो बताया वो सही बताया। हाँ यस डॉक्टर स्वाति बताइए। मैम एक्चुअली मैं कल वाले केस में कुछ अपडेट देना चाहती थी। हाँ बताइए। मैम पीरियड एक्चुअली आ गया है, आज ही काढ़ा लिया पेशेंट ने। तो मुझे मैम वही क्लियर करना था कि ये जो मैम प्रॉब्लम हमारा सॉल्व तो नहीं हुआ है अभी? नहीं मैम, सॉल्व नहीं हुआ है एक्चुअली। भाई जो आपने क्या वही काला कृष्ण तिल वाला काढ़ा पिलाया था? यस मैम, अभी तो तुरंत मैं उसको वही दे पाई, कृष्ण तिल और हाँ, हींग और त्रिकटु का काढ़ा पिलाया था मैम। हाँ। तो मैम अभी इसको मुझे 3 दिन तो कुछ नहीं करना है ना अभी? हाँ इसको, हाँ कहाँ मैम उसके बाद जब ये आपका रजस्वला ये पीरियड निकल जाएगा, रजस्वला काल निकल जाएगा तो जी फिर मैम। उसके बाद फिर आप उसको जैसे बताया गया था उस थेरेपी पे कल से ले लीजिए। लेकिन हाँ बहुत मैम। अच्छी बात है ना कि जैसे आप कह रही थी कि पेशेंट कह रही थी कि हमें ऐसा फील हो रहा है यस और मैम, यस स्टिमुलेशन मैम। थोड़ा मिलता है और उससे भी कहीं ना कहीं करता आता है। तो मैम ये कृष्ण तिल वाला काढ़ा हमें बाद में कंटिन्यू करना है या नहीं, 3 डेज के बाद? हाँ मैम, रजस्वला चर्या के बाद से आप इसको चलाइए क्योंकि अच्छा, जो एक बार सब आने से आपने। नहीं है, इसको रेगुलर करना है पीरियड। हाँ हाँ, मैम, हाँ। ओके मैम, तो आफ्टर मैं। सिजेशन ऑफ मेंस, हाँ आफ्टर सिजेशन ऑफ मेंस उसका पीरियड रुक जाए, रजस्वला चर्या के बाद या जब ऋतुकाल उसका प्रारंभ हो जाए तब से आप मैम जो आपने सब कुछ बताया, आरोग्यवर्धिनी, अग्निटुंडी, लघु मालिनी, बसंत बताया, वो सब शुरू कर दूं मैम बाद में? हाँ उसको सब स्टार्ट, है ना? हाँ उसको स्टार्ट। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस नेक्स्ट। मैडम नमस्ते। हाँ नमस्कार सर, बताइए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अभी टॉर्च के बारे में बता रहे थे, तो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी जी में जी एक रूटीन टेस्ट में आया टोक्सो जी पॉजिटिव। उसका कोई पेशेंट का कोई कंप्लेन नहीं जी है मैडम, तो अभी उसको क्या मैनेजमेंट देना चाहिए? जी सर, अच्छी बात है कि उसमें कुछ तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग नहीं जान पाते हैं। कभी कभी कंजेनाइटल एनामली में ऐसे पेशेंट देखे गए हैं, ऐसे फीचर्स देखे गए, तो उसकी थोड़ी सी क्लोज मॉनिटरिंग कराइएगा और थोड़ा साइज इंक्रीज हो जाए 10 वीक आफ्टर या 12 वीक तक, तो फिर उसकी जो है आप टाइप 2 अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर करा लीजिएगा। और फिलहाल उसको ऐसे कंडीशन में हम लोग फिर काम्य रसायन पे रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास शताब्दी जो रसायन चिकित्सा हमारे शास्त्रों में बताई गई है ना सर, तो रसायन चिकित्सा में भी कई तरह की चिकित्सा बताई गई है। उसमें सबसे पहले जो हम लोग इस समय जानते चाहते हैं तो हम लोग जैसे आमलकी है, आमलकी का अगर हम जो उसका अगर इस समय हमें आमलकी का रस तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमें फ्रेश वाला जो रस मिलता है वो उपयोगी होता है। तो हमारा जो शास्त्र में आया है आमलकी का चूर्ण, अगर हमें प्रॉपर आमलकी का चूर्ण मिल जाता है, उस आमलकी के चूर्ण में अगर आप थोड़ा सा जो है वो और हमारी जो और जो दवाएं हैं, जैसे कि हम उसमें सारीवा मिला सकते हैं, बच्चा मिला सकते हैं, बला मिला सकते हैं, उसका पाउडर मिलाइए। जीवनी उसका गुण के पाउडर कोई भी ले मिलाने सकते हैं। यस हाँ जी, और उसके साथ उसको क्या करिए सर, उसको फिर उसका पाक कराइए, पाक कराइए, फिर क्षीर पाक कराइए सर। और क्षीर पाक कराने के बाद अगर उसको क्षीर पाक पेशेंट ले ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उस क्षीर में से जो घृत निकाला जाता है उस घृत के सेवन का उपयोग आया है। आप पढ़िएगा रसायन जो हमारा अध्याय दिया है काम्य रसायन में स्पेशली, तो ऐसे पेशेंट में क्योंकि हम जहाँ हमें कामना होती है कि नहीं हमें हमारा फीटस सही रहे, हमारी गर्भणी सही रहे, हमारा गर्भ सही रहे, तो इस तरह के हम रसायन का उपयोग, शतावरी कल्प का उपयोग और हम बच्चा और बला जैसे द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैडम ये सब तो टोटल जितने ड्रग आप बताए सब मिला के करना है या एनीवन? सर जो मिल जाए, जैसे आमलकी का पाउडर, हाँ सर, जो आपको मिल जाए आप सब ले सकते हैं, वो सब उपयोगी है गर्भणी के लिए और गर्भ के लिए। इसके साथ वो मासिक जो हाँ चल रहा है वो वो सब कंटिन्यू चलेगा सर, रहेगा? हाँ वो सब चलेगा सर। जी सर। बसंत कल्प कुछ दे सकते हैं मैम?
हाँ सर, देखिए जो शास्त्रों में बताया गया है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो यही बताया गया है कि लघु वसंत मालती हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दें, और उसके बाद जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में हम लोग जो है वो वसंत मालती दें, और उसके बाद स्वर्ण वसंत मालती दें। लेकिन हमारा जो अपना अनुभव है और हमारे पास जो इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें टॉक्सोप्लाज्मा है या टॉर्च पॉजिटिव है, तो ऐसे केसेस में हम स्वर्ण योग देना चाहेंगे। अगर रसायन काल में पेशेंट जो है स्वर्ण वसंत मालती या फिर गर्भधारिणी बट्टी जो हमारे पास अच्छे से उसमें मिल जाए, तो अगर दूध और घृत के साथ रसायन काल में इसका सेवन करेंगी तो उसका रेस्पॉन्स मिलता है। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस ऋतु बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, मैम बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, अगर पेशेंट को रिपीटेड अबॉर्शंस हुए हैं, 2-3 अबॉर्शंस हुए हैं, अगर उसके यूट्रस के स्ट्रेंथ के लिए हम कौन सा ऑयल यूज करें फॉर उत्तर बस्ती के लिए, ताकि थोड़ी स्ट्रेंथ होए और उसको आगे जाके रिपीटेड अबॉर्शंस ना हो? हाँ मैम, तो हमें यहाँ पर फिर वही देना है ना जो जीवनीय जो गन दे हमारा सकते हैं ना मैम, जीवनीय जी गन के द्रव्य। जी हाँ, नहीं मैम, उत्तर बस्ती देनी हो तब, अगर जैसे अगर इसमें फलगृत है लाइक। हाँ मैम, उसमें फलगृत की बस्ती सबसे बेस्ट होती है। बेस्ट और है। अगर उसके अलावा धारवंतर तेल वगैरह की बस्ती भी देनी पड़ती है। पेशेंट की जैसे प्रकृति पे डिपेंड करता है ना मैम। और यस शतावरी मैम। घृत वगैरह, उसको शतावरी घृत का पान करा सकते हैं उसको लगातार, और थोड़ा सा स्वर्ण योग भी उसको दे सकते हैं, क्योंकि हाँ जिस तरह का खान पान और उसके बाद उत्तर बस्ती तीनों का उपयोग उसमें आना है। तो और सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे पेशेंट को 3-4 मंथ या 6 मंथ तक थोड़ा सा प्रेगनेंसी अवॉइड करने की भी एडवाइस देनी होती है। गैप और देना उसको चाहिए, इस थोड़ा तरह सा से गैप। हाँ या जी, गैप दे। गर्भाशय शोधन, गर्भाशय को जो है स्ट्रेंथ देने के लिए और पेशेंट की अपनी प्रॉपर कंडीशन के लिए स्ट्रांग होने के लिए हमें ये मेडिसिन चलाना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और था, कल मैंने यस्टरडे आपसे पूछा था मैम, सैंडविच बस्ती के बारे में आपने कल बताया जी था फॉर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। मैम आपने क्षार और काशी आदि तेल को जी मतलब दोनों इक्वल मिक्स बताया था। उसमें मैम आपने बताया कि सैचरादी जी तेल भी हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी तेल यूज कर सकते हैं प्रकृति को देख के। तो मैम उसी में मिक्स करना है या उसकी पहले बस्ती देनी है? थोड़ा वो कंफ्यूजन था कल, आज मैंने पढ़ा है ना, फिर दोबारा से नहीं मैडम, ऐसा हाँ, सैंडविच का मतलब ये होता है ना कि दो चीजों के बीच में। तो हमने क्या किया, पहले हमने अपनी सीरीज जो हमें करना है, जैसे हमने टोटल हमें 3 ml लेना है या हमें 4 ml लेना है, तो हमें डिवाइड कर लेना है कि हमने पहले 1 ml सहचरादी तेल ले लिया, ठीक है मैम। फिर हमने उसको 2 ml बीच में जो है वो काशी क्षारादी तेल ले लिया। उसके बाद फिर वो जो 1 ml बचा, फिर हमने सहचरादी तेल ले लिया। ओके, तो मैम इनको मिक्स करना है ऑयल को या अलग अलग, मतलब पहले अलग बस्ती देनी है जैसे सैचरादी की अलग देनी है? नहीं मैम, आप एक ही साथ ले सकते हैं। पुश जब आप करोगे तो पहले वो वैसे ही जाएगा ना, जैसे आपने पहले लिया, पहले सहचरादी लिया, फिर आपने वो लिया, फिर उसके बाद फिर सहचरादी लिया। तो जब आप पुश करोगे तो पहले सहचरादी जाएगा, फिर उसके बाद ही काशी क्षारादी जाएगा, फिर बाद में सहचरादी जाएगा, तो वो सैंडविच ही हो जाएगा ना एक तरह से। मतलब सिरिंज में जब लोड करते हैं ये ऑर्डर में करेंगे मैडम? हाँ, ऐसे लोड करिए जी, आगे और पीछे सहचरादी और बीच में काशी क्षारादी। ओके मैम, मतलब सिरिंज में ऐसे लोड करेंगे, पहले वो आगे पीछे सैचरादी ले और बीच में ये ले। ओके मैम। हाँ जी मैडम, जी मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। स्मिता, डॉक्टर स्मिता। हेलो अंजुना मैम, मेरा एक जी पेशेंट जी 8 मंथ प्रेगनेंसी है, उसको जेस्टेशनल डायबिटीज भी है और 120 फास्टिंग और 140 पीपी शुगर आ रहा है। उसको एलोपैथी का ग्लाइसिफेज 251 TDS भी शुरू है, लेकिन अभी तक स्मूथली चल रहा है इस पे ही। मैंने भी कुछ योग दिए थे, गर्भपाल रस वगैरह अपने आयुर्वेदिक, तो 8 मंथ तक अच्छा गया, लेकिन अभी उसको हाइड्रोएबनॉस आ रहा है अभी के सोनोग्राफी में, और बॉर्डर लाइन ये शुगर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ उसको? हाँ मैम, तो अपने पास तो बताया गया है ना, उसमें आप इस समय गोक्षुरादि क्वाथ या गोक्षुरादि चूर्ण है ना, मैं गोक्षुर का चूर्ण हाँ, दे रही थी 6 महीने से ही, 6, 7, 8 का भी अभी चल रहा है, वो दे रही हूँ गोक्षुर का चूर्ण। हाँ, उसके साथ में ना आप थोड़ा पुनर्नवाष्टक या पुनर्नवा का भी योग बढ़ा दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो जलीय तत्व है
जो जलीय तत्व को हमें क्या करना है, थोड़ा सा भी बाहर उसको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत तेज अगर आप फास्ट दवा दे देंगे तो उससे हम उसको किसी भी तरह से जो हमारे पास फ्लूइड आ रहा है, तो हमारे जो शास्त्र बताते हैं कि गोक्षुर का जो है ना, आप जैसे बता रहे हो आप काढ़ा दे रहे हो, काढ़ा। गोक्षुर का मैम चूर्ण दे रही हूँ, गोक्षुर का काढ़ा नहीं दिया है। काढ़ा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है, कि क्योंकि ये मतलब उसका जो ये होगा ना कंसंट्रेशन अच्छे से होगा। क्या पुनर्नवाष्टक काढ़े में ही वो गोक्षुर का काढ़ा बना के दे दूं मिला क्या, सकते या ना, मिला गोक्षुर सकते काढ़ा ना, अलग दूं? मिला सकते उसमें, दोनों का भी मिला सकते, पुनर्ना और गोक्षुर दोनों ही मुद्रल है, या दोनों का भी मतलब जो भी क्लेद बना है ना, क्लेद की संप्राप्ति है तो दोनों काम करेंगे क्लेद को निकालने के लिए। ओके ओके, अभी ठीक है, करती हूँ मैं ट्राई, वो देती हूँ पुनर्नवाष्टक कात और गोक्षुर हाँ, का काढ़ा हाँ, दोनों हाँ, मिला के। ठीक है, थैंक यू yes, मैम। yes. डॉक्टर रितिमा बताइए आप। हाँ रितिमा बताइए। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, बताइए। मैम मैंने ना पहले तो मैम मैं वो केस डिस्कस करना चाहती हूँ। मैम एक मेरा केस है, स्ट्रीक्स ओवरी हैं उनके और यूट्रस भी छोटा साइज का है। उनको अप्रोक्सीमेटली कभी 90 डेज, जो उन्होंने हिस्ट्री बताई है वो मुझे यही बताई है कि कभी उनको 90 डेज पे, 180 डेज, कभी 240 डेज पे इनको डेट आती है, अदरवाइज अपने आप आती नहीं है। जब भी आती है कहीं ना कहीं से इन्होंने दवाई ली होती है तभी आती है। तो मेरे पास ये आए थे कंसेप्शन के लिए। तो जब मैंने इनका अल्ट्रासाउंड देखा तो मैंने इनका पहले एमआरआई कराया, उसके अंदर जो है स्ट्रीक्स ओवरी आ गया। इनके जो ब्लड टेस्ट है उसमें एएमआई जो एएमएच है वो लो है, और बाकी के जो अपने टेस्ट है सारे वो भी सब मैम डी रेंज है, कुछ भी सही नहीं है उसमें। एंड स्ट्रीक्स ओवरी तो है ही है, और डेट उनको सही से आ ही नहीं रही है। अगर दवाई नहीं लेंगे तो डेट नहीं पहले आएगी। से हमने इसको डिस्कस किया हाँ जी था मैम, रितिमा, एक बार किया था कल या पर मतलब पिछले सेशन में। डॉक्टर कामिनी मैम ने किया था हाँ यस यस, मैम, हाँ वही मुझे याद आ रहा है, आपने कुछ किया था। ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया था और फिर जी जी तो अभी मैम, क्या उसके अंदर सिचुएशन मेरे है? को अभी सिचुएशन ये है मैम, असल में पेशेंट डिसकंटिन्यू कर गया था 1 महीने से, तो अब मुझे कल से उसका स्टार्ट करना है। तो उसके अंदर एक तो मैम मैं कल क्षीरबला तैल की बस्ती देने लगी हूँ। तो अब मुझे ये, और साथ में मैम मैं सोच रही थी कि अगर मैं साथ में उनको उत्तर बस्ती देती हूँ तो मैम उत्तर बस्ती मैम फर्स्ट टाइम देनी है। तो मेरे को ये था कि जो मैंने पहले जितना सुना था उस हिसाब से कि जब हम मात्रा बस्ती देते हैं, जैसे क्षीरबला तैल की मैं बस्ती दूंगी 60 ml, तो उसके बाद उसको देने के थोड़ी देर के बाद मैं उत्तर बस्ती दे सकती हूँ मैम, या कैसे देनी होती है उत्तर बस्ती, कैसे देनी होती है? एक्चुअली मैम उसमें ये बताया गया है कि आपका जो मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती में अच्छा कुछ गैप, जितना गैप होगा उतना अच्छा है, मिनिमम 6 आवर और मैक्सिमम 10 आवर। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक नाइट में जो है मात्रा बस्ती करके मॉर्निंग में उत्तर बस्ती कर सकते हो। कभी कभी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है, हाँ डिस्कम्फर्ट होता है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी होता है, तो कुछ गैप करके देखिए। हाँ कुछ पहले गैप करके देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो ना मैम, तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा गैप करके देखो। हाँ फिर जब उसके बाद अगर आपको लगे कि पेशेंट कंफर्टेबल है तो आप दे सकते हो। दोनों मैम का इसके कार्य अंदर भी होगा शायद। मात्रा बस्ती, मैम मैं अगर कल मात्रा हाँ बस्ती देती हूँ तो उसके हाँ बाद कल अगले दिन मॉर्निंग पे अगर मैं उत्तर बस्ती देती हूँ वो ज्यादा ठीक रहेगा। फर्स्ट हाँ टाइम आप अभी ऐसे ही करो, हाँ अभी ऐसे ही और करो मैम उत्तर स्टार्टिंग में। बस्ती के लिए मुझे कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए स्ट्रीक्स ओवरी के लिए? हाँ उसकी एज क्या है मैम पेशेंट की? 23 उम्र? हाँ मैम, 21 या 20 या 21 है कुछ। बस। अच्छा, अरे और बाबा। तो हाँ कम एज है उसकी अभी। और तो उसको फिर आपको एक तरह से जो है ना आपको रसायन बस्ती ही की तरह से यूज करना पड़ेगा, है ना मैम? तो जी आप मैम। अपने से उसको थोड़ा प्रिपेयर करिए,
ऐसे में कुछ मेडिसिन जो है उत्तर बस्ती के लिए आपको अच्छी मेडिसिन मिल जाती है, तो उसको आप जी। अपने से प्रिपेयर करिए। जो मेडिसिन जनरली हम लोग को यूज करने के लिए आती है, जैसे उसमें मेरे हिसाब से तो जैसे आमल की पाउडर अगर आपको सही मिल जाता है ना, साथ में अगर जी। आपको शतावरी भी मिल जाता है, और उसके साथ में अगर आपको बला मिल जाता है, शतपुष्पा मिल जाता है ना, और उसके अलावा गुरुची भी फायदा करेगी, सारीवा भी उसमें फायदा करेगी, मधुयष्टि फायदा करेगी, जो आप समझ रही है ना, जो आपकी थोड़ी सी प्रज्ञा स्थापन ड्रग्स है, जीवनीय घर के ड्रग्स है ना, जीवनीय और प्रज्ञा जो आपको थोड़ा सा आर्तव जनन ड्रग्स है, वो सबका एक अच्छा वो बना के, और जो आपको लगे कि हमें सही मिल जा रहा है, क्योंकि दवाओं का एडल्ट्रेशन भी बहुत है, तो उन सबको आप मिला के और फिर उसका क्या करिए कि आप पहले काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बनाने के बाद फिर उसको अच्छे से उसका मूर्छन करिए घृत के साथ में, या फिर अगर आप उत्तर बस्ती देती है तो आप घृत के साथ मूर्छन करिए, और मात्रा बस्ती देती है तो फिर आप तेल के साथ मूर्छन करिए। ठीक है मैम, और उसको नस्से जरूर दीजिए, नस्से के बिना काम नहीं हो पाएगा, नस्से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी बहुत ही सॉफ्ट वो है। और मैंने जी क्षीर बला तेल का, जी मैं आप बताइए कि हाँ अब मैम, क्या देना चाहिए? क्या क्षीर वाला मैम तेल की क्षीर बस्ती बला आपने दी है ना? नहीं, बस्ती नहीं दी हाँ मैम, तो क्षीर बला तेल का वो जो एक नस्से आता है ना, शत हाँ हाँ वो वाला दिया था हाँ मैम, हाँ जो छोटी सी बॉटल आती है हाँ नस्से के लिए। हाँ, लेकिन जैसे कल अभी डिस्कस हुआ है ना मैडम एचपी एक्सिस वाला लेके, तो वहाँ पे अदरक सोरस का जो है वो इफेक्ट बहुत जी जी अच्छा मैम, देखा वो है। मैंने सुन लिया आपका, तो मैं वो वाला हाँ हाँ बना के दे वो दूंगी ऐड उसे। कर सकती है हाँ, आप, अदरक उसको थोड़ा सरस का। देखिए है ना। हाँ हाँ, यस। तो वो और ज्यादा मैम ये जो इफेक्टिव आपने रहेगा काढ़ा इस मुझे केस में। बोला, मैम आपने मुझे काढ़ा बोला, हाँ आमलकी, शतावरी, बला, शतपुष्पा, गुड़ूची, सारीवा, मधुयष्टि। मैम इन हाँ सभी को इकट्ठा ले लूं? हाँ हाँ और मैम जैसे अगर मैंने हाँ 2 मैम, लीटर ले वाटर, लीजिए, लेने उसका हाँ हाँ अगर मैंने मैम 2 लीटर हाँ वाटर लिया है, तो ये सब इन सब का जो वो या 1 लीटर वाटर के हिसाब से आप बता दीजिए कि 1 लीटर पानी के अंदर मुझे इन सारों की जो मात्रा है वो कितनी रखनी है? एक्चुअली जो शास्त्रों में जो बताया है ना, कि जैसे आपने जो भी अगर मानिए आपने लिया है उसका उसका 4 गुना वाटर आपको लेना है, तो फिर ये जी 250 जी ग्राम के आसपास आपको लेना पड़ेगा, अगर आप 1 किलो पानी ले रहे हो। जी, और बिल्कुल अगर मैम, आप अगर 2 किलो ले रहे हो जी तो फिर आपको आधा किलो लेना पड़ेगा, है ना। जी जी, फिर मैम उसको अगर अच्छे मैं से 1 आपको किलो के चतुर्थांश हिसाब शेष से रह करूँ, जाए, और उसके जी हाँ मैम बिल्कुल, इसके उसमें अंदर आराम से आप देखिए, देख के बनाइए जी। 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 250 आवाज मिलीग्राम मैंने हाँ हाँ सारी की बताइए। सारी चीजें अंदाजा ले ली बराबर बराबर करके कि इतने इतने मिलीग्राम ये सब होएगा। 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर के बाद उसे मैंने 250 ग्राम मानिए, 250 ग्राम मानिए मैम, 250 ग्राम जी के जी मतलब अगर आप 1 किलो पानी ले रहे हैं तो 1/4 250 ग्राम हुआ ना। जी मैम, 250 ग्राम मैंने इन हाँ सारी हाँ को मैम अलग अलग तो 250 ग्राम नहीं लेने हाँ, ना, आंवले की 250 नहीं ग्राम, नहीं नहीं, शताब सब मिला के, मिलाकर, सब मिला मिलाकर। जी। सब और मिलाकर। मैम आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है रीतिमा जी आपकी। मैम अभी आधा लीटर बनाना है या फिर 1/4 लीटर बनाना है? आप 1 1/4 किलो पानी में मैम उबाले हुए आधा, ना मैडम, तो 1/4 रहने दीजिएगा, है ना। आप 1 1/4। किलो पानी में जी उबालेंगे तो 1/4 रहने दीजिएगा। हाँ, और फिर उतना ही और मैम उसमें इसके जो बाद है आप घी कितना डालें? क्या कहते हैं वो मिलाइए। हाँ, उसके बाद ही उसमें जब 1/4 वो रह जाएगा तो पहले उसको दूध के साथ पाक करिएगा। एक बार जी उसको मैम, दूध दूध के साथ कितना? पाक करने के हाँ, दूध भी उस समय एक जितना रह जाता है 1/4 रह जाता है तो 1/4 ही दूध के साथ पाक करिए। 1/4 ही, फिर ठीक है। हाँ, फिर जब वो उसके बाद वो आधा रह जाए, मतलब जैसे आपने 1/4 आपके जी पास जी मैं 250 समझ रह गई गया, तो मैम। आपके पास आधा हाँ हाँ उसको बनाइए। उसका मैम घी कितना डाल? घी की मात्रा भी समान मानी गई है, जैसे कि आपके पास अगर 1 पाव वो रह जाता है या 1 पाव के रह गया, तो उतनी ही मात्रा में समान मात्रा में घी के साथ मूर्छन बताया गया है। मतलब हमारे पास जितना रह गया है उसकी बराबर मात्रा लेनी है। हाँ हाँ ठीक है मैम, ओके। और और उसका क्या हाल है, और वो जो मैम उसकी जो ये हाइपरटेंशन मैं वाला आपका जो एक केस था ना मैम मैडम, उसको मेरे को पीआईएच रेफर वाला। कर, जी मैम उसको रेफर अच्छा कर दिया था मैम, उसी दिन ही रेफर कर अच्छा दिया था, अच्छा, इसलिए मैंने अगले दिन संभाषा में बात नहीं करी, क्योंकि वो पेशेंट का जब डिस्कस मैंने नहीं किया उसी हाँ। टाइम ही उसका टेस्ट करवाया था, हम्म, तो मैम हाँ एमनियोटिक फ्लूइड आया ही नहीं। हम्म, तो बच्चा हाँ बिल्कुल ठीक था, हाँ उसका वेट मैंने हाँ 1 केजी से 1600 ग्राम्स पे पहुंचा दिया था, तो मुझे ये हाँ दिख रहा हाँ था 140 बीट पर मिनट आ रहा है और बेबी बिल्कुल ठीक है।
उसका बाकी सभी ठीक आ गया, तो मैंने कहा कि आप हायर सेंटर पहुंचिए कि वो बचा सके। सही, बिल्कुल मैंने सही, भेज दिया था। अच्छा डिसीजन, अच्छा डिसीजन। और मैम मुझे था 1600 पे आ गया तो बचा हाँ मैम, सकते हैं हाँ वो। हाँ, लाइफ सेव हो सकती है। अच्छा, अगर अच्छा बिल्कुल, तो न्यूरोनेटोलॉजिस्ट मिल मैम जाएगा, कोई अच्छा डॉक्टर मिल 1600 पे जाएगा तो तो ये सेव मुझे कर यही लेगा। लगा कि बहुत करा। नहीं, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत प्रेज फुल वर्क था आपका, प्रेज करने लायक था। और उस दिन भी आपने जो डिस्कशन किया बहुत जरूरी डिस्कशन था, क्योंकि वो जो बात हो रही थी एरंड तेल वगैरह की, मैं बोल नहीं पाती ना, बीच में कोई अगर एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस को फिर काटा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे ये गलत चल रहा है। लेकिन आपने अच्छा किया कि नेक्स्ट जब उसने आपने बात की तो मुझे ठीक लगा कि नहीं, ये गलत हो रहा था, एरंड तेल नहीं देना। तो मैम अगर मैंने कहीं रात के लिए दे दिया ठीक है होता मैम। तो बच्चा नहीं बचना था। ये तो मैंने हाँ, रिस्क लिया कि मैंने कहा नहीं नहीं बचता, नहीं दोपहर बचता। को दूंगी, और मैं वहीं खड़ी हूँ कि मैं देख रही हूँ कि क्या होना है, कि ऑन द स्पॉट मैं 5 मिनट में हाँ बीपी हाँ, चेक ये करके गलत देख था। रही थी कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। मैं साथ के साथ इंजेक्शंस रेडी रख रही थी। वेरी नाइस, कुछ वेरी भी नाइस। होए मैं आई एम रेडी विद द इंजेक्शंस। हाँ हाँ उस दिन हाँ, से चल इसीलिए तो काम सेफ रही। हो गया, इसी क्लोज मॉनिटरिंग इज मस्ट, या बहुत जरूरी है। बहुत बिल्कुल। और अच्छा लगता है आपसे रेफर बात करते वक्त करके। भी पेशेंट ने ये नहीं बोला कि आपने केस खराब किया, उन्होंने यही बोला आपने बचा लिया, आगे भी बचा लो। मैं कहा बचाने के लिए हायर सेंटर पहुंचना जरूरी है, अब आगे नहीं कर सकती मैं, हाँ, जितना मैंने करना था कर दिया, सही बात। जी जी जी। क्योंकि नहीं, सही है। एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट आ गया। एब्सेंट हाँ आता तो मैं लगी हुई थी, लेकिन एब्सेंट हाँ नहीं कर सकती हाँ, थी। नहीं उसको निकालना पड़ा होगा, तुरंत निकालना पड़ा होगा। मैम भेजा तो था हायर सेंटर, बोला भी था चलिए, उन्हें कुछ सारा कुछ, अब पता आएगा नहीं आपके पास, कुछ ना कुछ अभी बाद में आएगा जरूर कि क्या हुआ कैसे हुआ, पता चल जाता है, तो पेशेंट का पता चलता ही होता आते हैं कभी ना कभी, फिर वो बताने आते ही है पेशेंट। है। हाँ जरूर से, बिजी होंगे, जब फ्री होंगे तब आएंगे। यस, या। और किसी को कुछ, डॉक्टर संपदा आर यू देयर? आपको भी कुछ केस था ना आपका, वो सिस्ट वाला, ओवेरियन सिस्ट वाला? उन्होंने कुछ डाला था ग्रुप पे कि ओवेरियन सिस्ट का केस है, हिमोरेजिक ओवेरियन सिस्ट बताया था उन्होंने। है आप यहाँ पर? ओके, किसी को और किसी को कुछ पूछना है? मैम मैं एक और केस डिस्कस कर सकती हूँ? हाँ बताइए बताइए, अभी टाइम है, बताइए। एक तो मैम पहले उत्तर बस्ती में ही बता दीजिए कि मैंने ना असल में आवाज सर का वीडियो देखा था, जिसकी वजह से मैं उत्तर बस्ती करने की हिम्मत कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सर का तो बहुत मैम ही उन्होंने इंस्पायरिंग रहता है। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 ml दीजिए। जी, तो मैम उन्होंने बोला था 1 ml ही आप स्टार्टिंग में दीजिए, इससे ज्यादा नहीं देना। 1.5 वो बोल रहे थे कि ज्यादा नहीं देना, तो मैं स्टार्टिंग में भी 1 ml ही देने वाली हूँ कि हिम्मत बने, पहले देखूंगी सब कुछ सही है फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैम उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आपने स्नेहन और उसके बाद आपने बस सिम स्पेकुलम लगा के और उससे जो है आपने सिरिंज से बिल्कुल 1 ml बहुत स्लोली आपने अंदर डाल देना है, और हाइजीन का ध्यान रखना है। तो बाकी मैम सब यही बहुत सही है या कुछ और मैम मेरे को प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्योंकि एनाफाइलेक्टिक हाँ शॉक मैम, वगैरह तुम के बारे में या उसे हैंडल हाँ, करने के बारे में मैम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। नहीं मैम, इमरजेंसी ऐसा के होता बाद है तो फिर कभी। हाइड्रोकॉर्टिसोन ही होएगा। हाँ हाँ, नहीं पेशेंट को वो तो इमरजेंसी दवाई तो आपको रखना ही पड़ेगा, और आपका मेथड एकदम ठीक है। आपको सिंपल वे में वही करना है कि पहले पेशेंट की हाइजीन मेंटेन करना है, हल्का सा अगर आप लोअर एब्डोमेन में स्नेहन कर दोगे और उसके बाद हल्का सा हॉट वाटर बैग से उसकी सिकाई करके करोगे, तो थोड़ा सा पेशेंट रिलैक्स फील करती है और उसको लगता है कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे कुछ वो दिया जा रहा है, कुछ कार्य करने से पहले थोड़ा सा कॉन्शियसनेस भी आती है, पेशेंट को लगता है मेरी केयर हो रही है। उसको सबसे पहले ये जब कॉन्फिडेंस में आप ले लोगे, तो आपको वही करना है, पोस्टीरियर वेजाइनल वाल स्पेकुलम, एंटीरियर वेजाइनल वाल स्पेकुलम लगाकर, और सर्विस का अपर लिप जो होता है, अपर लिप को हल्का सा बॉल सेरम से आपको पकड़ना है। और फिर बहुत थिन ट्यूब, जो हम तो जनरली एनजी ट्यूब यूज करते हैं, जो एनजी फीडिंग ट्यूब बच्चों वाली होती है, उसी ट्यूब से हम लोग जो है वो अंदर करवाते हैं। और वैसे मैं जनरली जो हूँ वो बहुत स्लो ही होता है, और स्लो होने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो तो हमारे जो यूट्रस की कैपेसिटी होती है वो आप 3 ml तक उसमें साउंड पुश कर डालकर भी सकते देखना है ना मैम, हैं। वहां पर यूट्राइन साउंड डालकर भी देखना है ना, यूटेरस की कंसिस्टेंसी को और हाँ इसकी लेंथ को। हाँ मैम, एक्चुअली मैम क्या होता है ना, बस इंटरनल लॉस तक आप देख लो कि आपका इंटरनल लॉस मतलब जो है वो रजिस्टर तो नहीं कर रहा है, इंटरनल लॉस आपका ओपन है, तो आप आराम से ट्यूब डालोगे तो वो इतना स्पेस बना के अंदर चली जाती है, कैविटी में चली जाती है, और उस कैविटी से अगर हम दवा डाल तो नहीं करना पड़ेगा ना?
मैम डायलेटर से डायलेट नहीं करना पड़ेगा? मैम डायलेटर से तो नहीं करना पड़ेगा? हेलो मैम, डायलेटर से डायलेट तो नहीं करना पड़ेगा? हाँ, एक मिनट मैम, कनेक्शन शायद ये हो रहा है। मुझे लगा शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं, अंजना मैम बताइए, डायलेटर का यूज करना है नहीं करना, या स्पेकुलम से ही काम चल जाएगा? अब कब करना है आपको रितिमा कब करना है आपको ये? मैम अभी कल तो मैम फिर बस्ती दूंगी, पहले परसों करूंगी। मैंने बोला ना कि एक ही दिन में नहीं करना है, तो कल नहीं करूंगी, परसों करूंगी। ओके। यूजुअली तो डायलेट नहीं करते हैं। अंजना मैम आ गए क्या? हेलो मैडम। हाँ बताइए। हाँ मैडम संपदा बोल रही हूँ। हाँ बताइए मैम, बताइए। हाँ, वो मेरा पेशेंट हिमोरेजिक सिस्ट का 20 इयर्स का है, न्यूली मैरिड है, और सर्जिकल ट्रीटमेंट अवॉइड करने के लिए आयुर्वेदिक परस्पेक्टिव क्या कर सकते हैं? मैम एज और ये बताइए ना, राइट साइड में हिमोरेजिक ओवरिन सिस्ट है ना? 20 इयर्स है और मोर देन 4 सेंटीमीटर सिस्ट है। मोर देन 4 सेंटीमीटर? हाँ, 4.2 सेंटीमीटर है। क्योंकि आप सभी लोग भी बताए, लेकिन जहां तक मेरा एक ये है, तो मुझे लगता है कि 4 सेंटीमीटर के थोड़ा कम है, तो क्योंकि सर्जरी भी बताई गई है और सर्जरी अवॉइड करना है, तो शोधन शमन यही बताया है। इसमें जैसे पेन वगैरह होगा ना, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट, क्या क्या सिम्टम्स है? अभी रूटीन आईवी एंटीबायोटिक्स दिए थे, पेन कम हो गए हैं। पेन बाकी का इन्फेक्शन ओनली सबसाइड होने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ बताइए। मेरा तो एक मुझे लगा कि इसमें हम लोग कल्याण घृत या फिर कांचनार गुगुल भी है, गुगुल कल्प अच्छा मतलब लेखन करेगा। देखिए जैसे शिस्त है तो कफवातजनित संप्राप्ति, कफ दोष की प्राबल्यता है यहाँ पर, तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा। मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम मैं कोई मतलब मैं इस तरह से नहीं बता रही हूँ कि जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि कफवात जन्य संप्राप्ति, और हमें ढंग से पहले दीपन पाचन में कफवात जन्य के हिसाब से, इसलिए संजीवनी वटी या फिर हम लोग त्रिफला गुगुल भी दे सकते हैं, और फिर कल्याणक घृत। थोड़ा इसमें ना हमें बल भी बढ़ाना है, मतलब अलग स्नेहन भी जरूरी है, कफ भी है तो छेदन लेखन भी करना है, बट एक एज ए टॉनिक के से भी सोचना होगा। तो कल्याणक घृत भी इसमें मैंने मतलब देखा है। आप भी बताइए रितिमा। मैम इसके अलावा जो मैंने मतलब मैम मैं आपकी तरह नहीं बता सकती, क्योंकि आप बिल्कुल सही वे से चलते हैं। मेरा तो मैम सिंपल एक बता रही हूँ कि मैंने ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स पे देखा है, और मेरे को सब में रिजल्ट्स मिला है। बताइए और ना, वो है जी मैम, नागकेसर चूर्ण में 3 ग्राम बीडी देती हूँ, और साथ में मैं देती हूँ मैम मुंडी का कषाय। गोरख मुंडी होती है ना मैम, तो गोरख मुंडी का कषाय बनाने के लिए देती हूँ उन्हें। मैं 6 ग्राम बोलती हूँ कि आपने पानी में डालना है और उसे उबालना है, और जब आधा रह जाए या 1/4 रह जाए तो आपने उबाल के उसे ठंडा कर लेना, और उसके बाद उसे छान कर आप पी लेना। अगर आपने बीच में कुछ शक्कर या कुछ डालना है तो डाल सकते। मैक्सिमम मेरे सभी पेशेंट्स ने यही कहा है, हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे पी लेते हैं। मैम ये मैं और इसके साथ मैं एक मैम आप हाइपोनेट चला सकते हैं, पर मैं मेटफॉर्मिन नहीं चला रही थी। एवरीडे मैं मेटफॉर्मिन 1 OD देती हूँ। हाँ वो तो ठीक है। और हम इसमें क्षार बस्ती भी दे सकते, कि आप किसी ने दिया है इसमें क्षार बस्ती या कुछ ऐसे? नहीं मैम, मैं सिर्फ इतना ही देती हूँ, अप्रोक्सीमेट 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट मिलता है। मेरे पास मैम बहुत केस हैं इसके, जिसमें मैंने रखे भी हुए हैं केस के कि भाई ये पहले ये था और अब ये है, जिसमें दिया यही है और कुछ नहीं। यस चाहे वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, चाहे वो चॉकलेट सिस्ट है, कोई भी सिस्ट है, और पीसीओडी है। पीसीओडी के भी केसेस में मैम अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ के अंदर कंसीव कर जाता है, सिर्फ इतने से ट्रीटमेंट से। ये 3 चीजें देती हूँ। एक बार रिपीट कीजिए मैम। जी मैम, नागकेसर चूर्ण 3 ग्राम्स बीडी, मेटफॉर्मिन 500 OD, एंड मुंडी कषाय 6 ग्राम। इसका कषाय बनाना पड़ेगा, ये भी बीडी।
और इसके अलावा दीपन पाचन में हम जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। हाँ वो तो है अपने हिसाब से। मैम फिर मेटफॉर्मिन कब बंद करेंगे? मैम जितनी देर में ठीक ही हो जाता है ना पेशेंट। हमें जब अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जैसे आपने पेशेंट को बोल दिया 3 मंथ्स का टाइम दे दिया, पर मेरा कोई भी पेशेंट रुकता ही नहीं है 3 महीने, वो 1.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड करा के आके खड़ा हो जाता है। तो मेरे मेटफॉर्मिन हम बंद कर, अच्छा सॉरी हाँ मैम, जैसे ही वो ठीक होते हैं, मैं वो मेडिसिन ही नहीं लेते, वो कहते हैं हम ठीक हो गए, हम लेंगे ही नहीं। तो मेटफॉर्मिन इस तरह एकदम से बंद करते तो कुछ विड्रॉल कुछ नहीं मैम, कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता मैम मेटफॉर्मिन से। अच्छा ओके, मतलब उनके शुगर लेवल्स पे कुछ ये नहीं आता होता मैम, आप ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। पहले मुझे भी एक बार लगा था कि होएगा फर्क, पर मैम नहीं होता। उनके अंदर कुछ ना कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है। पीसीओडी में मैम या कोई भी सिस्ट वाले केस के अंदर आप नोटिस करिएगा, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलती है, जिसकी वजह से जैसे मैम मेटफॉर्मिन तो शुरू होकर ही आते हैं, मतलब यू नो जब हम मतलब कई बार जब हमारे पास आते हैं तो एलोपैथ से ट्रीटमेंट करा के आते हैं जहाँ उनको मेटफॉर्मिन दिया होता है, पर उससे लेकिन आप एफबीएस करवाइए, आरबीएस करवाइए या HbA1c करवाइए, सारे नॉर्मल होंगे मैम, लेकिन तब भी आप मेटफॉर्मिन चलाइए, उनको कुछ भी नहीं होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ओके, वेरी नाइस, यस। रितिमा मैम, हेलो। जी रितिमा मैम, गोरखमुंडी को जो गोरखमुंडी कषाय होता है, क्या ये फाइब्रॉइड में भी काम करता है? नहीं मैम, फाइब्रॉइड में नहीं काम किया, मैंने कई बार दिया, रिजल्ट नहीं मिला। ओके, ओनली सिस्ट में ही काम कर, मैम ओनली सिस्ट में ही काम करता है? हम सिस्ट में ही काम कर रहे हैं, जब भी मैंने उसमें दिया बात नहीं बनी। तो मैम मुंडी कषाय अवेलेबल है, मतलब मार्केट में अवेलेबल है या मैं ये रॉ मटेरियल वाले से लेना पड़ता है? अवेलेबल है, मैं तो यहाँ पे मुंडी अपने आप पहले उसे खरीदती हूँ, फिर उसे खुद पिसवाती हूँ। मैं जैसे मैं ये जो होते हैं ना पंसारी वगैरह, उनसे मिल जाएगी, या जो भी देसी दवाइयाँ रखते हैं उनसे लेके, उसके बाद जो पीसने वाले थोड़ी दूरी पे बैठे होते हैं कहीं पे, उन्हीं से पिसवा के फिर अपने पास रखती हूँ। फिर उनको 6 ग्राम के हिसाब से 12 ग्राम कट्ठा बोल देती हूँ कि सुबह ही आप इसका क्वाथ कट्ठा बना लो, और आधा गिलास रह जाने पे उसका 1/4 सुबह पी लो और 1/4 शाम को पी लो, क्योंकि सभी बिजी होते हैं, वो कहते हैं हमसे 2-2 बार क्वाथ ही नहीं बनता। मैं कहती हूँ कट्ठा बना लो, सुबह और शाम टाइम पी लो। मैम कषाय के साथ ही नाक के से चूर्ण ले लेंगे ना, कि अलग से लेंगे उसे, मतलब उसकी रसायन काल में? गोघृत को लेना अनुपात, जैसे मैंने ये पढ़ा था, ये मैम ये मैंने उनसे निकाला था, उसके अंदर रिसर्च थी इसके ऊपर, कि उन्होंने बताया था कि रिसर्च है कि हमने ये चीज करके देखी तो ये रिजल्ट मिला, तो मैंने उसी को फॉलो कर लिया, और जब फॉलो किया तो मुझे भी सारे में रिजल्ट मिल गया। मैम नागकेसर का गोघृत इस अनुपान, तो मैं उनको क्या बोलती हूँ कि आप 3 ग्राम नागकेसर ले लो और उसके अंदर 2-4 बूंदे घी की डाल के उसकी गोलियां बना के उसे ले लो। ओके मैम, लेना भी आसान हो जाएगा मैम, ये तो लेना भी आसान हो जाएगा, गोलियां बन जाएंगी तो फिर आसान हो जाएगा गोली लेना। बहुत आसान, और नागकेसर बहुत सिंपल है, और ये आपने जो बताया वो भी। तो संपदा आप ये ट्राई कर सकती है, देखिए आप ये ट्राई करके। बाकी मैम आप अपने हिसाब से संप्राप्ति तोड़ने की भी कोशिश करिए, हो सकता है कि अगर इसके जरूरत पड़ी तो यूज ना। उद्वर्तन ये भी और कुछ बताया है, लाइक क्षारबस्ती भी बताई है, फिर उद्वर्तन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हर्बल मसाज, मतलब लाइक थोड़ा पेन या कफजन, देखिए कफजनित संप्राप्ति है तो थोड़ा हम इसको बस पेनफुल ना हो इस प्रकार से भी कर सकते। कई सारे उपाय बताए गए हैं इसमें, मतलब पत्र पोटली भी बताया है, स्वेदन भी बताया है, उसका भी मुझे लगता है कि अच्छा ये होगा थोड़ा सा, क्योंकि कफ दोष है तो इसके लिए ये पत्र पोटली स्वेद अच्छा रहेगा। बस आप किसी ने यूज किया है क्या बताइए, बस नहीं तो फिर ये ट्राई करके देखिए संपदा, जो इन्होंने बताया ना नागकेसर वाला। या मैम पहले दीपन पाचन पे ट्राई करिए ना, कि पहले आप दीपन पाचन के हिसाब से उसके स्रोतस खोल दीजिए, ताकि कफ की जो वो दुष्टि है वही खत्म हो जाए, उसके बाद आप ये चीज यूज करिए। यस 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 यस, बताइए दीप्ति। पत्र पोटली कौन से मैडम यूज करें? दीप्ति बताइए आप क्या कहना चाहती है। हेलो जी मैम, अभी जो सिस्ट का डिस्कस हो रहा है ना, मैडम ने बहुत अच्छा बोला, गोरखमुंडी का वर्क होता है एनी टाइप ऑफ सिस्ट में, फिर फाइब्रॉइड भी आया उसमें, या फिर फाइब्रो एडिनोमा जो होता है ब्रेस्ट में, उसमें भी अच्छा वर्क होता है बाकी मेडिसिन के साथ। और एक चीज जो मेटफॉर्मिन के बारे में बोली, अगर नहीं चाहता है कोई मेटफॉर्मिन यूज करे, तो हम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में आयुर्वेदिक ड्रग यूज करते हैं ना, वो हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं, जो हम प्रमेह में यूज करते हैं ना, जैसे गुड़मार है, शीलाजित है, अंग है, गुरुची है, पुनर्नवा है,
ये आप उसमें ऐड कर दो बाकी मेडिसिन के साथ, तो वो भी वही काम करता है जो मेटफॉर्मिन करता है। मेटफॉर्मिन अच्छा है, इनको रिजल्ट मिल रहा है, बट बहुत बार ऐसा होता है ना, पेशेंट 6 महीना 1 साल ऑलरेडी मेटफॉर्मिन लेके आते हैं या फिर हिस्ट्री में रहता है, किसी को रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है, तो हम उसके साथ ये ऐड कर सकते हैं। तो हमें वैसे भी हमें आवरण पे काम करना होता है, तो ये सारी चीजें आवरण कम कर देता है। मेदावृतवात में ये सारी चीजें जो एंटी डायबिटिक है ये हेल्पफुल होती है। गुरुजी बहुत अच्छा बताया आपने, गुरुजी बहुत ही अच्छा काम। जो भी हाँ, है यूज कर सकते हैं। गुरुजी पटोल भी डाल, बहुत रोल है। शिलाजीत शिलाजीत मूत्र स्रोतस और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लेट दोनों पे काम करता है। प्लेट भी कम करेगा, कफजनित संप्राप्ति है तो कोई भी सिस्ट या ग्रंथि है तो बिल्कुल बिल्कुल। यस, आई थिंक आपको ये मिल गया है। हाँ हाँ श्वेता मुझे बताइए। एक और ये पूछना था कि सिस्ट के जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो काफी बार यूएसजी में फ्री फ्लूइड भी आता है इन पाउच ऑफ डगलस या ना इन द पेल्विक कैविटी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैम सिस्ट जहाँ पर भी फॉर्म होती है ना, वहां पर ये संप्राप्ति मिलेगी ही आपको ना, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा ही, प्लेग के हिसाब से। प्लेट हाँ, के वो हिसाब से मिलेगी। कुछ संचिति कफ ये सभी है, तो सिस्ट का तो बनने का वही है ना, मतलब वो जो बनता है बनती है ना, तो वहां पर आवरणजन जो भी होगा वो क्लेथ या पानी से ही होगा, जल महाभूत से ही होगा। तो इसीलिए तो हम लोग जैसे अभी सभी द्रव्य बताए ना, जैसे शिला जो तू काम करेगा, गुरुची काम करेगा इसको क्लेथ को निकालने के लिए, तो वहां तो सिस्ट में तो ये नॉर्मल है। और हम पुनर्नवा का कल्प भी इसीलिए यूज करते हैं ना, पुनर्नवा को हाँ, गुड़ हो रहा क्लेथ को कम करने के लिए, जल दृष्टि कम क्योंकि करने के लिए, क्योंकि जल संचय पीसीओडी होगा में ही हम होगा। शोथ की संप्राप्ति भी मिलती है ना, तो इसीलिए पुनर्नवा भी ऐड करना चाहिए इसमें, तो ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। यस यस यस, आपको अच्छे से हिंट मिल गई है संपदा, आई थिंक। यस यस, वेरी मच, थैंक यू। पत्र पोटली मैडम कौन से? पत्र पोटली में हम लोग ना निर्गुंडी है ना, निर्गुंडू का यूज कर सकते हैं इसमें, लाइक स्वेदन के लिए। ओके मैम निर्गुंडी पत्र का ये करके। हाँ, सिस्ट का कोई भी व्याधि है ना, उसमें शिग्रू का भी इस्तेमाल करिए, गोरखमुंडी के साथ। उष्ण है, हाँ उष्ण है, वो भी स्वेदल है, वात का शमन करेगा वो भी। हाँ, थोड़ा एक कपड़े भी बांधकर उसको, जो भी अर्क भी अच्छा काम करेगा। हाँ, सब मैम नमस्कार, आइए फिर से एक बार, वो आपका बस मात्रा बस्ती का एक बताइए रितिमा को, कि वो कुछ पूछ रही थी, डायलेक्टर यूज करना है नहीं करना है। अंजना मैम। उत्तर बस्ती। जी मैडम जी, मेरा बहुत आज बहुत अनस्टेबल चल रहा है मेरा। ठीक है, अभी थोड़ा बारिश के दिन है ना, इंटरनेट का इशू होता है। ठीक है, वो एक बता दीजिए डायलेटर वाला, थोड़ा मुझे भी मतलब आपसे ही पूछो ऐसे लगा, बताइए। हाँ, एक्चुअली मैम जैसे भी हम लोग उत्तर बस्ती करते हैं, तो उत्तर बस्ती में जैसे हमने सर्विक्स का जो अपर लिप को कैच किया, तो कैच करने के बाद हमें ये देखना रहता है कि इंटरनल ऑस हमारा थोड़ा सा रजिस्ट ना करे, मतलब वो ओपन रहे। तो उसके लिए हम लोग बहुत सिंपली जाते हैं, तो जो हमारा सबसे पता हमारे पास डायलेटर होता है, उस डायलेटर से हम केवल इंटरनल ऑस को देख लेते हैं कि वो मतलब वो उसको अंदर जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है। अगर वो इंटरनल ऑस को क्रॉस कर जा रहा है, डायलेट कर ले जा रहा है, तो हमें बहुत पतली सी एनजी ट्यूब जो आती है, बच्चों वाली जो एनजी ट्यूब आती है, हम उसी एनजी ट्यूब को यूज कर सकते हैं। अगर हमें वो लंबी होती है तो उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे हमारे यूट्रस की हमारी लेंथ हम लोग 3 मान लेते हैं, फिर वजाइना को मिला लेते हैं तो 5 या 6, तो हम जनरली बच्चों से यही बोलते हैं, हम जनरली अपने रेजिडेंट से ही करवाते हैं सारा काम। तो हम उसको इतनी लंबाई डाल के ना उसको कट करा देते हैं। कट कराने का मतलब ये है कि बहुत होगा तो हम उसको 6 इंचेस में कटवा सकते हैं ना, और उसको इंटरनल ऑस के से अंदर जाता है, और वो बहुत स्लो जब हम उसको पुश कराते हैं मेडिसिन, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इंटरनल उसका बस्ती का, उत्तर बस्ती का, और पेशेंट को एकदम पेन नहीं होता है। पेन नहीं होता है, हाँ, कंफर्ट जोन में चला। मैम अगर कब बनती है मैम, वजाइनल बस्ती अलग होती है क्या उत्तर बस्ती में? हाँ जो हाँ, वजाइनल बस्ती अलग होती है, तो केवल वजाइना में ही जाएगी। हाँ, अच्छा, तो वो कैसे डालेंगे, मतलब मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, जब पोस्टीरियर फॉरेसिस होती है, वहां पर भी हम जो भी कोई मेडिसिन रखते हैं, जैसे वेजाइनल टैबलेट्स रखते हैं या कभी कभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स रखते हैं, हाँ पिच्चू रखते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वह वर्क नहीं करती है। तो वेजाइनल बस्ती का मतलब यही होता है कि हमको पोस्टीरियर फॉर्निक्स में मेडिसिन को डाल देना है और उसके बाद ऊपर से पिच्चू रख देना है, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है।
और एब्जॉर्प्शन होने के बाद हाँ वो इफेक्ट करता है। और अगर हम यूट्रस में डायरेक्ट मेडिसिन डाल रहे हैं तो उसका प्रत्यक्ष इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। और एंडोमेट्रियम पे तो वो दोनों तरफ से उसका इफेक्ट हमको मिलेगा। अगर हम वेजाइनल में डालेंगे तो भी हमें इफेक्ट मिलेगा, और यूट्रस में भी डालेंगे तो भी इफेक्ट मिलेगा। लेकिन आप बहुत शुरू करेंगे और पेशेंट को थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपको जो लग रहा है एनाफाइलेक्टिक शॉक में पेशेंट, मैं अभी आपको बता सकती हूँ कि मैंने अपने मतलब जो मैं काम कर रही हूँ काफी सालों से मैंने ये सब काम किया हुआ है। और ऊपर वाले का, भगवान धन्वंतरी का बहुत बहुत मतलब कहना चाहिए ना, एक बार मन में जरूर प्रार्थना करके ही कोई भी काम करा जाता है। उन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों पर है, हम सभी लोगों पर है। तो आज तक कभी किसी पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जैसा आप कह रहे हो, कभी नहीं आई मैडम। बट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन से करिए मैडम, वही आएगी। वेजाइनल बस्ती का इंडिकेशन क्या होगा? नहीं मैं इसलिए बोल रही थी कि अब मतलब उत्तर बस्ती पढ़ा वगैरह तो ये समझ ही नहीं आया कभी कि वेजाइनल वीडियो देखिए ना, वो उत्तर बस्ती वाला ना आवाज सर का वीडियो जो आवाज सर का सर मैम वो तो सर्वाइकल है, वो तो इसमें डालते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये मैंने कहीं सुना तो मुझे समझ नहीं अभी देखिए वेजाइनल बस्ती अलग है क्योंकि उसकी मात्रा भी 30-40 ml तक की उसकी मात्रा भी बताई है वेजाइनल बस्ती की ना। तो मैम इसके इंडिकेशंस क्या रहेंगे वेजाइनल बस्ती के? सिमिलर इंडिकेशंस जिसमें आप उत्तर बस्ती नहीं देना चाह रहे या कुछ अलग? जैसे कुछ पेशेंट जो है वो विलिंग नहीं होते हैं उत्तर बस्ती के लिए, और पेशेंट को जरूरत होती है कुछ इस तरह की चिकित्सा की, तो हम उसको वेजाइनल बस्ती दे सकते हैं, है ना। पेशेंट को रिलैक्स ही करना है, पेन एकदम नहीं होगा और मेडिसिन का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो अगर पेशेंट कहती है कि नहीं हम उत्तर बस्ती नहीं कराना चाहते तो आप वेजाइनल बस्ती कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। ये ना हम लोग अभी 29 अगस्त को एक बड़ा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें ना पूरा लोकल या सभी गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स को लेकर हम लोग एक बड़ा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसमें सारे जो भी प्रोसीजर्स है लाइक फ्रॉम पीचू, योनि धावन, सभी लेपन, प्रलेप, आदेह, उत्तर बस्ती, सब कुछ जो भी है ना, सब भी पूरा दिन भर चलेगा वो वेबिनार। तो वो एक आपको बहुत अच्छे से प्लान किया है मैंने कि मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा कि कैसे करना है लोकल स्थानिक चिकित्सा जो आयुर्वेद में बताई ना गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। और फिर पंचकर्म का भी पार्ट आएगा उसमें, मात्रा बस्ती का भी एक सेशन रखा है जो डिस्मेनोरिया आदि में बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये भी आप उस दिन भी मतलब सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। अंजना मैम आपका भी रखे एक उसमें रखना है। ठीक है मैम, ठीक है जैसे आप कहोगे। अंजना मैम इतना मैम बस इतना ही पूछना है, एनाफाइलेक्टिक शॉक किस कंडीशन में आता है? एक्चुअली मैम पेशेंट जब बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगी, है ना, तो पहले जब भी आप काम करोगे तो अगर आपने उसको, आपका एक तो मेथड बहुत इजी होना चाहिए, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उसको एक बार हल्के से आपको बता देना चाहिए कि हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि इससे आपको फायदा मिलेगा और आपको पेन नहीं होगा, बस आपको रिलैक्स करके रहना है ना। अगर आप पेशेंट के साथ कॉन्फिडेंस में रहोगे और बहुत स्लो अगर आप पुश करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। और आप अगर आपने सर्विस स्केच किया, सर्विस स्केच करने में उसको सबसे ज्यादा पेन होता है, अगर उसके बाद आप 2 मिनट आप रुक जाइए, सर्विस स्केच करके 2 मिनट रुक जाइए, पेशेंट का बीपी पल्स तब भी चेक करा लीजिए, पेशेंट से बात कीजिए। अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती तब फिर आप हल्के से उसको आप उसका वो देखिए कि वो इंटरनल औसतक आपका जो है वो जा रहा है डायलेटर, और अगर वो जा रहा है तब भी आप पेशेंट से लगातार आप पेशेंट से कम्युनिकेशन रखिए, आप बात करते रहिए उससे, आपको पता चल जाएगा कि आपका पेशेंट आपको रेस्पॉन्स देगा कि हाँ मैडम मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दर्द नहीं है। और उतने में आप अगर उससे मेडिसिन पुश कर देंगे स्लो, पेशेंट एकदम आस्ते कराएगा, वो कुछ भी नहीं कहता है, उसको लगता है कि अच्छा मैडम हो गया क्या, ऐसा होता है मैडम, अगर आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना हो। जी मैम, ठीक है मैम। अच्छे से बताया उसको रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। शुरू में आपने जो बताया ना इंडिविजुअल और उसको कैश करते, तो मैंने देखा कि वो चिल्लाते भी पेशेंट बहुत बार, तो थोड़ा हमें उसका मनोबल देखना पड़ेगा, उनको बातों में लगाकर धीरे करना पड़ेगा। लगातार उसके फेस रीडिंग होना चाहिए, लगातार कम्युनिकेशन होना चाहिए, लगातार उससे क्वेश्चन आंसरिंग करते रहेंगे तो आपको एक जो वाइब्रेशन आती है ना, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर ज्यादा बढ़ता जाता है, फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती। जी मैम, थैंक यू मैम। 1-2 मिनट में हम लोग ना थोड़ा वेजाइनल बस्ती को डिस्कस करते हैं, सभी का कहना है शायद, तो मुझे लगता है कि एक बार जैसे इसको चर्चा करते हैं बस 2 मिनट में।
बताइए, आप में से किसी ने किया है या फॉर्मेट में मिलेगा उत्तर बस्ती का? अच्छा, आपको क्या मतलब, कैन वी गेट द फॉर्मेट दैट कंटेंट? नहीं मैम, कंसेंट फॉर्मेट मतलब ओके ओके, कंसेंट फॉर्मेट तो देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। हाँ दीप्ति बताइए, क्या बताना है? मैम एक्चुअली वजाइनल बस्ती ना योनि पूरण ही कह सकते हैं उसमें, तो हमारा Actually जो ना, हाँ योनि पूरण मेडिसिन है वो इंटरनल ऑस क्रॉस नहीं करता है वजाइना में। तो जैसे हमें पीचू से फायदा मिलता है, उससे थोड़ा ज्यादा योनि पूरण से मिल जाता है, थोड़ा ज्यादा स्नेह वहां पे रह जाता है, फिर वो एब्सॉर्ब होते रहता है और उससे ज्यादा फायदा होता है उत्तर बस्ती से। ऐसा रहता है पीचू, योनि पूरण और उत्तर बस्ती। या इसको योनि भरण भी कहा है मैंने, मतलब दोनों भी शब्द है। तो कई कई वैद्यों में बताया है ये योनिआश्रय, योनि कंद वगैरह, या बाकी योनि व्यापक के कुछ इसमें भी इसका प्रयोग बताया है, अलग अलग वैद्यों में भी बताया है योनि तो पूरण वो हम चिकित्सा। सिंपल सीरिंज से ही जैसे हम पुश कर सकते हैं, वहां पे हमें ज्यादा टेंशन, क्योंकि इंटरनल ऑस क्रॉस करना ही नहीं है हमें, तो सारे हाइजेनिक प्रिपरेशंस करके हम सीरिंज से जो हमारा द्रव्य है वो पुश कर सकते हैं। बाकी सभी जो प्री प्रोसीजर है ना, वो सेम ही रहेगा, मतलब हाँ। जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, क्लीनिंग है, स्टरलाइजेशन है, जो भी है वो सेम रहेगा। मैम बताइए आप भी थोड़ा, अंजना मैम इसमें बताइए आप, मतलब कौन सी हाँ नहीं, व्याधि दीप्ति में मैम ज्यादा एक बेहतर रहेगा, हाँ ये बताइए थोड़ा डिफरेंशिएट हाँ करके कि दीप्ति उत्तर मैम, बस्ती आप कहाँ है। एकदम हाँ एकदम सही बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट बहुत थोड़ा कॉन्शियस होती है और पेशेंट को बहुत डर लगता है कि मैडम क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम ये भी कर सकते हैं कि शुरू के 1-2 दिन में उसको जैसे योनि पूरण वाला या वेजाइनल बस्ती हम लोग लेके, और उसको फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में लेके थर्ड डे से हम उसको उत्तर बस्ती में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। मेरा मानना यही है कि हाँ, पहले पेशेंट को थोड़ा सा, जैसे बहुत ज्यादा कॉन्शियस पेशेंट आते हैं, ओवर कॉन्शियस आते हैं, घबराते हैं, तो पहले उसको हम 1 और 2 दिन वेजाइनल बस्ती करते हैं, उसको सीधे से सिरिंजिंग, मेडिसिन बहुत ज्यादा डालने की भी जरूरत नहीं होती है। अगर हम 5 ml मेडिसिन पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल की तरफ डालें और उसके बाद वहां पे पिच्चू लगा दे, तो वो मेडिसिन पेशेंट को जब तक उससे कहते हैं कि आमूत्र काल तक, जब तक उसको यूरिनेशन ना फील हो, अगर वो तब तक वो हम वहाँ पे, वैसे तो 45 मिनट्स का ही बताया है कि एक मुहूर्त रखना है, अगर एक मुहूर्त भी वो वहां रह जाता है तो पेशेंट को उसका लाभ मिलना ही मिलना है। और अगर पेशेंट हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाती है तो फिर उसके बाद हम उसको उत्तर बस्ती के रूप में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब वो लगता है कि वो हम पेशेंट कॉन्फिडेंस में और उसको डर नहीं लग रहा है, तो हम उसको उत्तर बस्ती कर सकते हैं। और मैम इसका फायदा ये है कि अगर उत्तर बस्ती के लिए तो प्रिपरेशन ज्यादा चाहिए, और उसमें हम यूट्रस के अंदर जाता है फ्लूइड 1 से 2 ml, और वही हम 5 ml वजाना में डालेंगे तो वो भी एब्सॉर्ब होके 1 ml तो कैसे भी यूट्रस में पहुंच जाता है। और वजानल बस्ती हम थोड़ा रेगुलर कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक डेट चाहिए उत्तर बस्ती के लिए, क्योंकि इंटरनल हमें ओपन चाहिए रहता है, तो ये हम डेली ओपीडी लेवल पर ये बहुत अच्छा रहेगा ना, वजाइनल बस्ती बहुत अच्छा रहेगा। खत्म होने के बाद 10th डे तक बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत इजी वैसे कर सकते हैं। ओपीडी लेवल पे भी इजीली कर सकते हैं। और मुझे लगता है मैम, अंजना मैम की गायनेकोलॉजिकल कोई भी पंचकर्म है तो उसमें थोड़ा काउंसलिंग ज्यादा करना पड़ता है। लाइक काय चिकित्सा में पंचकर्म करते तो इतना ये नहीं होता, बट ये सभी प्रोसीजर में थोड़ा मतलब, क्योंकि बहुत ही एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करते समय में बहुत सारी बातें होती है ध्यान में रखने लाइक फुकाल और सभी मतलब बातें होती है, और थोड़ा पेशेंट्स भी कॉन्शियस रहते हैं जैसे आपने बताया, क्योंकि आजकल जो भी स्ट्रेस फैक्टर है या जो भी परिस्थितियां है उनको लेकर भी। तो मुझे लगता है आज हमने बहुत अच्छे से सब कुछ चर्चा की है, तो शायद कोई सवाल भी नहीं है, तो आज यहाँ पर हम रुकते हैं। कल एक सेशन रखा है कि जो भी सारे हम लोग ऑर्नामेंट्स आभूषण पहनते हैं उसको लेकर क्या मतलब फैक्टर्स है, हेल्थ इश्यूज है उससे रिलेटेड, जो भी पहनते हैं हम लोग पूरा मतलब बिंदी से लेकर पैर तक के, तो उसको लेकर भी एक सत्र रखा है कल दोपहर 3:30 बजे। फिर अंजना मैम का भी आर्तो का उपादेयता का एक सेशन है 11 तारीख को है। फिर 14 को एक एंडोमेट्रियोसिस पर एक गेस्ट स्पीकर का रखा है। तो इस प्रकार से जितना अच्छे से हो सकता है अच्छे से अच्छे प्लानिंग करके गायनेकोलॉजिकल आयुर्वेदा गायनेकोलॉजिकल में हम अपना मतलब एक आत्मविश्वास कहे या जो भी हम अच्छे से कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर कनेक्टिंग। यस, तो रुके आज के लिए। हाँ मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। हाँ मैम, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, थोड़ा क्योंकि आयुर्वेद गायनेकोलॉजी देखा जैसे बहुत कम लोग आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजी में काम करते हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एलोपैथी ज्यादा चलती है, डिलीवरी नॉर्मल लेबर ये वो सब कुछ मतलब, बट ठीक है हम लोग करते रहेंगे सभी, आप जुड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच अंजना मैम। यस, तो एबॉर्शन को लेकर भी हमने मुझे लगता है अच्छे से थोड़ा प्रकाश डाला,
तो उसके भी सवाल आए हमें, तो वो भी एक तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम एक आधा घंटा एक टॉपिक चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड भी थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा, क्वेश्चन और बाकी जो भी सबके केसेस है वो भी डिस्कस करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि सभी को।